बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं और आज कुछ शहर की अहम खबरें भी डिस्कस होंगी, आपको हमारे मेहमानों से भी मिलवाएंगे और कुछ आज हम बात करने वाले हैं फ्रूट्स की आफादियत के हवाले से, और फल वो होगा जो आप सभी का पसंदीदा है। साथ ही साथ बात होगी मानसून की आमद है और शहर लाहौर का सबसे बड़ा मसला जो बन जाता है, यहाँ पर निकासी आपके इंतजामात नहीं होते। दावे वादे हमेशा बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन जब बारिशें होती हैं तो फिर यहाँ पर जो हालात हैं वो तो लाहौरियों से बेहतर कौन जान सकता है। तो कुछ इंतजामात मानसून से कबल क्या किए जा रहे हैं, आज के शो में इस पर भी बात होने वाली है। आगाज़ कर लेते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। पहली खबर है जी, 1 तक 31 जुलाई गर्मी की तातीलात की तजवीज़। मैट्रिक इम्तिहानात 10 जुलाई से शुरू। वासा को दिए गए फंड्स अचानक वापस। 9 अहम सड़कों की मरम्मत के लिए ठेला नहीं रखा गया। गंदम सरकारी रेट से 280 रुपए महंगी फरोख्त। और कंटेनर्स रात को खाली, कमिश्नर ने टास्क दिया, शहर सुबह 7 बजे से पहले साफ होगा। जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। अभी हमारे पास कोविड की अपडेट आई हैं, आप तक अहम खबर पहुंचा देते हैं। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से अपडेट ये है कि कोरोना मजीद 10 जिंदगियां निगल गया है और 24 घंटों में कोरोना के 307 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। शहर के अस्पतालों में मजमूई तौर पर 550 मरीज दाखिल हैं। अस्पतालों में कोरोना के 323 मुसद्दका मरीज ज़ेर इलाज हैं, जबकि कोरोना में मुब्तला 139 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, वेंटिलेटर पर ज़ेर इलाज हैं। ICU के 44% बेड्स पर मरीज, 56% वेंटिलेटर खाली हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि पॉजिटिविटी की जो शरह है वो 6% रिकॉर्ड की गई है। शहर में मुस्बत केसेस की शरह 6% रिकॉर्ड की गई है। शहर में मुस्बत केसेस की शरह बदस्तूर 6% है। और आज की अपडेट ये है कि मज़ीद 10 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं, जबकि 24 घंटों में 307 नए मरीजों की तस्दीक भी हुई है। ये हमने अपडेट्स आपके साथ शेयर कर दी हैं। इसी खबर को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, मौजूदा सूरत हाल, और फिर अपनी जो टॉप स्टोरीज हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर, असाइनमेंट एडिटर आमिर रजा खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चल है? अल्लाह करम। कुछ बेहतर हालात हैं, तो वो जो हम सब डर रहे थे कोरोना से, कुछ डर कम हुआ है आपका? मैंने तो आपको हमेशा बहुत परेशान। अच्छा, पता नहीं कौन डर रहा था। हम लोग स्टूडियो में बैठे डर रहे थे और हम लोग दफातर में बैठे डर रहे थे, बाहर किसी को डर नहीं था। आपने हमेशा अपना एक्सपीरियंस बताया कि मैं जिस तरह से मैं तो पहले कहता हूँ कि मैं तो डरा हुआ इंसान हूँ कोरोना से। अब ये केसेस कम भी हुए हैं कंपैरेटिवली। अमवात आज अगर देखें तो 10 अमवात हुई हैं और मुस्बत केसेस की शरह 6% आ गई है। तो अब ज़्यादा डरने की ज़रूरत है। अच्छा, देखिए, दुनिया भर में एक असूल है, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, आप भी ड्राइव करते हैं, मैं भी करता हूँ, कि जब अचानक रेड से ग्रीन पे जाए उस वक्त डरने की ज्यादा जरूरत होती है। कहते हैं खाली सड़क पर ज्यादा डरें ड्राइव करते हुए, कहीं से कोई भी आ सकता है। तो ये कोरोना जो है ये छुप गया है, ये पिछले साल भी छुपा था और इसका एक्सपीरियंस हम कर चुके हैं। हाँ। तो ये छुपा था, छुप के वार करता है, फिर आता है। क्यों? क्योंकि हम उसको मौका देते हैं। हम अपने घर के दरवाजे खोलते हैं उसके लिए, हम अपने दफातर के दरवाजे खोलते हैं उसके लिए, हम उसके इस्तकबाल की तैयारियां कर रहे होते हैं। हम ये समझ रहे होते हैं कि 2.2 हो गया, 4.2 हो गया, 6 पे चला गया, ये इतने फीसद पे चला गया। ये बिल्कुल कहीं नहीं गया है। कोरोना वेरी मच देयर, वो यहाँ पर मौजूद है। बस बात यह है कि हमें उस एहतियात को जो हमने ईद पर की, जो रमज़ान में की, उसको जारी रखना है। उसमें गवर्नमेंट को कुछ जो है सोचना चाहिए और उसमें उसकी ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है
मास्क पहने, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप में सोशल डिस्टेंसिंग, अच्छा, इसकी बात की जाती है एक और तजवीज़ आपसे मुझे चाहिए कि ये जो महदूद किया गया है टाइमिंग को, मार्केट्स की ये बदस्तूर रहनी चाहिए कि अगर हमारी केसेस की शरह अल्लाह ताला करे आज 6% है, कल 4% होती है, तो हमें सब कुछ प्रॉपर बहाल कर देना चाहिए? नहीं, देखें मार्केट्स में SOPs में अमल दरामद कराना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने तो आपको एक दफ़ा याद होगा मैंने कहा था कि रमज़ान में सबसे अच्छी पॉलिसी सऊदी अरब ने दी। उसने दुकानदारों से कहा कि 24 घंटे खुली रखें, लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये है कि 24 घंटे खुली रखेंगे। जिसका जिस वक्त दिल करेगा उसको हम डराएंगे, उसको हम SOPs पर अमल कराएंगे, वो आएगा, वो अपनी चीज़ खरीदेगा, जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी खरीदार। ये यहाँ भी करते हैं। मुझे तो ये 6 बजे का 5 बजे का टाइम इसलिए भी खतरनाक लगता है कि लोग रश करते हैं, 6 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाएंगी, बेकरीज बंद हो जाएंगी, फला बंद हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, सारी दुकानें बंद हो जाएंगी, तो वो रश करते हैं। तो उससे आप मजीद जो है लोगों को इंस्टिगेट करते हैं ना कि जल्दी से वैसे हमारी पुलिस की मदद से 24 घंटे दुकानें खुली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे इलाके में तो बेकरीज खुली हैं, मेरे इलाके में जनरल स्टोर्स खुले हैं, बुक स्टॉल्स खुले हैं, पान सिगरेट्स की दुकानें चल रही हैं, होटलों में जो रेस्टोरेंट्स हैं छोटे छोटे वो ढाबे सी हैं, उनको रेस्टोरेंट्स तो नहीं कहा जा सकता चले, लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है फलां रेस्टोरेंट, उसके अंदर डाइनिंग जारी है। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस की गाड़ी पूरी अपनी निगरानी में खड़ी करके मरकज़दार कॉलोनी में, तो वो इसको बिल्कुल इंश्योर करते हैं कि कोई दुकान बंद ना हो। ये फिर आप अंदाजा कर सकते हैं कि आपकी संजीदगी का आलम ये होगा। नहीं, मैं तो वो मेरे कहे पे अमल कर रहे हैं कि 24 घंटे दुकानें खुली रखें, पुलिस जो है वो भी 24 घंटे खुश रहे। मैं अपने इलाके की बात बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता गोलबर्ग माल्टोन में क्या हो रहा होगा, बरकत मार्केट में क्या हो रहा होगा, मैं तो अपने इलाके की बात करता हूँ। वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस की मदद से 24 घंटे दुकानें खुली हैं, जिसका जब दिल करे जो चीज़ खरीदना चाहे वो मरकज़दार कॉलोनी और उसकी 80 फुट रोड पे आए और वो चीज़ें खरीद सकता है पुलिस की निगरानी में। मैं कह रही हूँ ये सब कुछ जो है वो पुलिस की वजह से हो रहा है कि आपको पुलिस से खुली छुट्टी दी है, अपनी भी मौजें खैर उनकी लगी होंगी। आमिर भाई मुझे नहीं पता जी, पुलिस मैं ऐसे किसी पे इल्ज़ाम लगा दूं, लेकिन पुलिस की निगरानी में 24 घंटे दुकानें खुली हैं, बेकरीज खुली हैं, कारोबार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर जरूर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का किरदार भी आता है कि आप लोग अगर पूरे शहर में एक ही असूल अगर अपनाएं तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अगर आपने चीज़ें महदूद रखी हैं तो उसके नताइज भी अच्छे आना शुरू हो गए हैं। तो जो आपको याद होगा ना, मैंने आपसे कहा था ये जो फ्लैग मार्च अंग्रेज़ों की जो रवायत है उसको इन्होंने जिंदा रखा हो। 1 करोड़ पे खर्चा आया उस 4-5 फ्लैग मार्च का। अच्छा, आप अंदाजा करें, इरफान मलिक की खबर थी 3 दिन पहले कि फ्लैग मार्च हुआ आप कोरोना SOP के लिए, और कहाँ पे हुआ? जेल रोड, मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग, लिबर्टी राउंड और मॉल रोड, और जो आपके बाजार थे वहां पर आपकी पुलिस वैन खड़ी करके दुकानें खुली करवा। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं आप वहां पे आपका, और आप फिर आप ज़िला इंतजामिया पे करते हैं। मुझे तो ज़िला इंतजामिया बेचारी मासूम है, उसके पास कितनी फोर्स है, चले मुझे ये बता दें। सही कह रहे हैं। क्या वो बाजारों में है? नहीं है। हर मोहल्ले हर बाजार में पुलिस मौजूद है। बिल्कुल सही। कहीं वो डॉल्फिन की शक्ल में है, कहीं पीरू की शक्ल में है, कहीं पंजाब पुलिस की शक्ल में है, कहीं कोई चौकी है, कहीं थाना है। उनकी निगरानी में अगर कारोबार जारी है, और मैं आपको मजे की बात बताऊं, कुछ स्कूल्स भी अपना कारोबार चला रहे हैं इसी में। अच्छा जी सर, वो देखें पुलिस का है फर्ज मदद आपकी, वो आप जो है ना उनकी मदद पूरी कर रही है, और जिसने कारोबार चलाना है वो कोरोना में भी खैर चला रहा है। अफसरान जो है वो फ्लैग मार्च करने में मगन है। ये चीजें अफसोसनाक है। आप कहती हैं अफसोसनाक, मैं कहता हूँ ये खुशाइंद है। पुलिस वाले फ्लैग मार्च करें जी, जम के अंग्रेज का जो वो फ्लैग मार्च है ना उसको जम कर करें, रोजाना करें। पुलिस वाले इस आड़ में पता नहीं जेबें कितनी गर्म कर रही हैं, ये तो फिर वही जानते हैं। खैर इस खबर को वाइंड अप करते हैं और आज की पहली खबर की तरफ चलते हैं जी। यकम ता 31 जुलाई गर्मी की तातीलात की तजवीज़, मैट्रिक के इम्तिहानात 10 जुलाई से शुरू होंगे। तातीलात की जरूरत है? वो एक्साइटमेंट ही खत्म हो गई है जो गर्मियों की छुट्टियों की हमें होती थी ना कि अच्छा 3 माह की छुट्टियां आने वाली। मुझे ये बात समझ नहीं आती थी कि जरूरत क्यों है। मैं रोजामना को घर पे देखता हूँ, आजकल उसके पेपर्स भी जारी है, तो वो बड़ी एक्साइटेड थी कि छुट्टियां कब हो रही हैं। अच्छा, हाँ, मैंने कहा यार तुझे अभी छुट्टियों की जरूरत है? कहती जी बिल्कुल मुझे भी है और मेरी टीचर को भी है, हम ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेते। अब मेरी टीचर जो है बेचारी सुबह उठती है, मेकअप करती है, वो जो भी आप चीज़ें लगाते हैं सुर्खी पाउडर वो लगा के वो बैठती तो है ना सामने, मुझे यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है, मुझे जल्दी उठाते हैं आप लोग कि क्लास आपकी 9 बजे स्टार्ट हो जाएगी। तो वो जो चीज़ें हैं वो 1 माह के लिए रिलैक्स में चली जाएंगी और उसमें ईद उल अज़हा भी आ जाएगी। अब उसका ये विजन है कि ईद उल अज़हा भी उसमें गुजर जाएगी छुट्टियों में, तो छुट्टियां होनी चाहिए। वो तो कहते थे 1 माह से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन चले 1 माह हो गई छुट्टियां, और ये बच्चों को ना सिर्फ रिलैक्सेशन मिलेगी बल्कि वालदैन को भी, और जो टीचर्स हैं खुसूसन
जिन्होंने आधे वो से सख्त ज्यादा वालिदैन जो हैं वो मुझे तंग नजर आए हैं। मैं तो जिससे मिली हूँ वो तो छुट्टियों के हक में ही नहीं है, बच्चों के दोबारा स्कूल खुलने को तरस गए हैं। वालिदैन को क्या खाक और रिलैक्सेशन जिन मिलनी है। बच्चों के वालिदैन उन बच्चों से तंग हैं, उन बच्चों के लिए मेरा थम्स अप है। शरारत करो, बंदर कलाबाजी नहीं खाएगा तो क्या खाएगा? बच्चा शरारत नहीं करेगा तो क्या करेगा? मुझे बताएं। बच्चे शरारतें करते और घर में उधम मचाते अच्छे लगते हैं। ये लेकिन सुस्त आमिर से भाई मोबाइल फोनों से इस चिमटे दौरान हुए, हाँ, ये मरे हुए बच्चे जो हैं, ये मुझे बिल्कुल पसंद लेकिन नहीं आमिर है। भाई इस बच्चे दौरान शरारतें हुआ है करते अच्छे बच्चों का लगते हैं। तालीमी नुकसान तो जो हुआ ही हुआ है। बच्चे तालीम से दूर होके ये ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर मोबाइल फ़ोन लैपटॉप के जितना क्लोज हो गए हैं ना, आपको दोबारा बच्चों को वापस लेकर आना भी बड़ा चैलेंज है पेरेंट्स के तो लिए। फिर यकीन तंग माने। तंग किया क्यों हुए वालिदैन? इसलिए हुए कि आपने, बच्चे ने रोया तो आपने उसके पसंदीदा कार्टून लगाकर उसको मोबाइल पकड़ा दिया। बिल्कुल आपके लिए ये आसान रास्ता आ गया था। ये एक ऐसी चूसनी है जो जहर के मुतरादफ है, और आप बच्चे के जहन में जहर उतार रहे हैं इस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, इस लैपटॉप के ज़रिए। ऑनलाइन क्लासेस को इस पर ज़िम्मेदार ना ठहराएं। इसमें सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार जो हैं वालिदैन हैं। मैंने घरों में काम करने वाली जो मेड्स हैं उनके बच्चों को मोबाइल फ़ोन से खेलते देखा है। ऐसे ही है, बिल्कुल सही कौन कह रहे हैं। जिम्मेदार है? और पढ़ी लिखी ख़वातीन माएँ वो खुद, क्योंकि बेचारी इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, कोई व्हाट्सएप पे, कोई टिकटॉक पे, कोई किसी पे कितनी पता नहीं चैट्स हैं, उसमें वो डांस करने में और उसमें वो आंखें मटकाने में और इंडियन डायलॉग्स के ऊपर अपने होंठ हिलाने में मसरूफ़ हैं। तो बच्चे क्या सीखेंगे? मैं अभी आप ना ये प्रोग्राम ख़त्म होता है तो बच्चे की वीडियो दिखाता हूँ। माँ गाना गाती है और वो बच्चा उसके ऊपर उसको रिएक्ट कर रहा होता है बिल्कुल अंदाजा करें। गोद में। तो गोद से गोद तक माँ ने तरबियत करनी है। अगर माँ और बाप दोनों मोबाइल से चिमटे रहेंगे तो क्या आप बच्चे से ये तवक्को करते हैं कि वो खेलेगा? किसके साथ खेलेगा? बिल्कुल आप सही कह वो रहे हैं। आपके साथ खेलना चाहता है, वो आपके साथ कलकारियां मारना चाहता है, वो आपके साथ खेला। आपको भी सीमल से पूछेगा वो अपने बच्चे के साथ किस तरह से बिहेव करती है, उसके साथ किस तरह से खेलती है। बिल्कुल। लेकिन मैं कई दोस्तों को जानता हूँ जो मोबाइल पकड़ाते हैं बच्चे को, खत्म जी, बच्चा अब उसमें मगन है, अब उसमें कार्टून देख रहा है, उसको गाना लगा दिया, इंडियन गाना लगा दिया, पता नहीं क्या अजीबोगरीब से गाने। असल में ना ये और वो दिखा चीज़ें रहे हैं। हम खुद अपने बच्चों को सिखाते हैं घर में। आपकी जो आम प्रैक्टिस रहेगी बच्चा आपका वही सीखेगा। फिर अगर आप ये कहें कि बच्चा इन चीज़ों के करीब है तो इसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स खुद कसूरवार होते हैं। मैट्रिक के स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। जुलाई से जो है मैट्रिक के इम्तहानात शुरू होंगे। आमिर भाई, कल डेट का बाकायदा ऐलान किया गया था और अब कोर्स आउटलाइन क्या होंगी, स्टूडेंट्स ने किस तरह से तैयारी करनी है, पेपर्स का तरीक़ेकार क्या होगा, ये तो एक बड़ा चैलेंज बन गया स्टूडेंट्स के लिए भी। देखिए, मैं ना पहले बहुत इसमें हक में था कि स्टूडेंट्स के फिज़िकल पेपर्स जो हैं वो लाजमी होने चाहिए। अच्छा, मुझे एक दोस्त ने इस बात पर कहा कि आप यार हमेशा इस पर बहस करते हो, मुझे बताओ गांव देहात में जो बच्चे हैं मैट्रिक में तो वो भी हैं, आपके मिडिल और हाई स्कूल से वहाँ पे भी हैं और कस्बों में हैं, उनके पास कौन सी ऑनलाइन सहूलत थी? आपने उनको स्कूल जाने नहीं दिया, सही कह रहे हैं। टीचर से उनका इंटरेक्शन कोई नहीं था। वो बेचारे बारी बारी टीचर्स के पास जाते थे, वो टीचर को काम दे देता था। अब सिखाने का और सीखने का अमल ख़त्म हो गया। अब उसमें आप कहते हैं कि जाके फिजिकल, तो वो तो बच्चे बहुत पीछे रह जाएंगे। हाँ, जिन बच्चों के पास फैसिलिटीज़ हैं, इंटरनेट की है, वो मोबाइल फ़ोन की है, एंड्रॉयड फ़ोन की है और लैपटॉप्स की है, वो बच्चे तो ज़रूर पेपर्स में उनको जाना चाहिए। लेकिन ये जो बच्चे हैं इनके लिए कोई अलग से पॉलिसी, मैं जो वज़ीर तलीम हैं मुराद राज साहब, उनसे कहूँगा कि इनके लिए कोई अलग पॉलिसी जो है उसको करें। कुछ क्लासेस का कोई ऐसा सिलसिला होना चाहिए था 2 माह के लिए, 3 माह के लिए, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो है क्लासें होनी चाहिए थी। अगर हमने दुकानें खोल दी, वो बुनियाद है कि आपने आगे अपनी स्टडीज को लेकर चलना होता है। सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक दुकानें खोल दी, मार्केट्स खोल दी, सही कह रहे हैं आप। हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दी, ऑरेंज लाइन ट्रेन चल रही है, बसें चल रही हैं। एक क्लास में भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग बैठ सकते हैं। 70% पे आप ट्रेनें चला रहे हैं, सही बात है। आप 50% पे क्लास क्यों नहीं चला आप 2 सकते? शिफ्टों में क्लासेस बुला लें, ऑल्टरनेट डेज पे बुला लें, लेकिन कम से कम बच्चों को कुछ तो उनकी लेकिन तैयारी मैं हो ये जाएगी बात ना। कर रहा हूँ बड़े बच्चों की, जो जिनको हाँ जी, मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए, FA के स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए, जिनके लिए अब ये इम्तहानात बहुत ज़रूरी हैं, उनके लिए क्लासों का अहतमाम करना चाहिए था और उसके बाद जो है उनकी जो है पेपर्स फिज़िकल होने चाहिए थे। ये बिल्कुल सही है, मैं इस पर गलत था, मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ कि जो बच्चे इंटरनेट और
इससे इस्तेफादा करते हैं, उनकी क्लासेस उनके पेपर्स आप जरूर लें, लेकिन जिन बच्चों को ये जो नहीं कर पाए, उन बेचारों का क्या कसूर है? उनका क्या कसूर है, उनको आप क्यों इस कंपटीशन में डाल और रहे हैं? मैट्रिक के इम्तिहान जो है उनका तो हमेशा से एक प्रेशर रहता है कि पेपर आपके मैट्रिक के बोर्ड के उन्हें जा रहे हैं, स्टूडेंट्स बड़े परेशान रहते हैं। तो इन हालात में वो स्टूडेंट्स जिनकी कुछ तैयारी नहीं होगी, जिन्होंने क्लासरूम में जाके नहीं देखा, वो परफॉर्म करेंगे, तो ये तो फिर उन बच्चों के साथ ज्यादती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जो गरीब बच्चे हैं। उनका क्या कसूर है कि वो अच्छी तैयारी नहीं कर सकते तो अच्छे पेपर नहीं दे सकेंगे। खैर, ब्रेक पे हमने जाना है, वापस आएंगे तो वासा को दिए गए फंड्स अचानक वापस। 9 अहम सड़कों की मरम्मत के लिए ढेला नहीं रखा गया। अब ये कौन कौन सी सड़कें शामिल हैं और अगर इनके लिए फंड्स नहीं रखे गए तो इनके हालात क्या होंगे, इस पर नजर डालते हैं। ब्रेक के बाद आते हैं। कहेंगे अगली खबर है जी, वासा को दिए गए फंड्स अचानक वापस। 9 अहम सड़कों की मरम्मत के लिए ढेला नहीं रखा गया और इसमें सबसे ज्यादा जो हैरान कुन बात है, हाजी कैंप ड्रेन जैसे पुराने मंसूबे के 40 करोड़ के फंड भी खत्म कर दिए गए हैं। आमिर भाई, कितना अहम मंसूबा था ये? देखो ना, कौम में सड़कें बनाने से नहीं बनती, ये किसी मेरे महात्मा लीडर का कोल था कि कौम में सड़कें बनाने से नहीं बनती, सड़कें टूटने से बनती हैं। अच्छी तरह से हम पहचान तो इसलिए हम आप अगर पहचान गए हैं तो ये पॉलिसी है जो कि पॉलिसी लाइन इलेक्शंस में दी गई थी कि कौमें सड़कें बनाने से नहीं बनती हैं, सड़कें तोड़ने से बनती हैं। हाँ। तो 9 सड़कें क्यों बनेंगी लाहौर की? लाहौर की हर रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है, सिर्फ लाहौर की नहीं, आप पंजाब भर में, क्योंकि मैं आजकल पूरे पाकिस्तान के लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ जो मीडिया से रिलेटेड हैं, तो वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट उस पॉलिसी पर अमल पैरा है कि रोड्स नहीं बनानी हैं, रोड्स बनेंगी। आप इजाजत दें तो मैं सड़कों के नाम ले लूं, बड़ी बड़ी अहम अहम लाहौर की हैं, वही मैं कह रही हूँ। तो मैं पूछ रही हूँ कि ये सब सड़कों के नाम लेके मैं आपसे पूछूंगी सड़कें रह कौन सी गई हैं जो ठीक है? फिरोजपुर रोड गजुमता से ललियानी, इंटरचेंज से हडियारा और रायविंड ठोकर से लेकर रायविंड, मुल्तान रोड, सुंदर, रायविंड रोड, मांगा, रायविंड रोड तक सड़क टूट फूट का शिकार है। कौन सी सड़कें रह गई हैं आमिर भाई? इसके बाद क्या रह जाता है? चलिए मुझे, अच्छा ये वो रोड्स हैं जिनका आपने, मैं चाहता था कि आप नाम ले लें। ये वो रोड्स हैं जो जिनको आप शाहराहें कहते हैं, जो मतलब लिंक करती हैं हाँ। दूसरे इलाकों के साथ भी, दूसरे शहरों के साथ भी। फिरोजपुर रोड जो है ये लिंक करती है कसूर की तरफ, और बल्कि इंडियन फिरोजपुर तक जाती है बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद ये वो उन रोड्स का जिक्र ही नहीं है जो छोटी रोड्स हैं, जो शाहरियाँ हैं, जो शाहरे हैं उन पर तो काम का आप सोचे मेन शाहराह पे काम नहीं हो रहा, तो बाकी जगह पर क्या होगा? पूरे लाहौर के जो रोड्स हैं वो टूट फूट का शिकार हैं, लोग सख्त तंग हैं, लेकिन कोई महकमा, कोई कार्य सरकार, कोई इस जानब आने को तैयार नहीं है कि ये रोड्स बनाई जाएँ, और शायद ये ना बने। इसी के साथ आपने जो अनोखे फैसले और लीड आपने पढ़ी भी कि वासा का भी फंड वापस ले लिया गया। मुझे बताएं, आगे बरसात है, नालों की सफाई होनी है, वासा का सबसे आमिर भाई आगे कौन सी है? वासा का 15 जुलाई से 15 जुलाई का स्टार्ट, मानसून की बारिशें, तो ये ड्रेनों की सफाई का ये टाइम नहीं है तो कौन सा है? मानसून ये जो आएगा उसमें अगर वासा के पास फंड्स नहीं होंगे वो काम कैसे करेगा? मुझे बता दें, ड्रेनों की सफाई का तो टाइम यही है ना आमिर भाई, अब इस पे काम का आगाज हो जाना चाहिए ना। अब हाजी कैंप का तो हम हाजी कैंप ड्रेन का जो है हम तो बड़े अरसे से अना सुन रहे थे इसको, और लेकिन उस पर भी काम जो है रोक लिया, 40 करोड़ पे वापस ले लिया। ये वो ड्रेन था जिसने सारा आपका लक्ष्मी चौक और अंदरूनी शहर जितना पानी था उसको ड्रेन आउट करना था, जो शायद सिटी ड्रेन है उसमें। तो अंदाजा करें अगर ये नहीं होगा तो इस दफा शहर में हालात क्या होने वाले हैं, और इस दफा बारिशें भी ज्यादा कहा जा रहा है होने वाली हैं। पता नहीं ये कौन सी डेवलपमेंट है जिस पर कुछ पैसा लगा है कि अब इनको पैसों की ज्यादा जरूरत पड़ गई। पिछले 2.5 साल से 3 साल से किसी बजट में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पैसे नहीं बढ़ाए गए, पता है आपको इस बात का? बिल्कुल। और अगर पैसे नहीं बढ़ाए गए तो उनके उल्टे पैसे काटे गए हैं। वो पैसे कहाँ गए जो बढ़ते थे हर साल? वो पैसे कहाँ गए? अच्छा, करप्शन जो अरबों रुपए की हो रही थी रोज़ाना की बुनियाद पे, वो करप्शन रुक गई। मैं इस पर पूरा यकीन रखता हूँ कि वो रुक गई सरकार के आने के बाद। वो पैसा कहाँ जा रहा है? क्या आपके पास इतने पैसे भी नहीं है कि आप वासा को दे सकें? आपके पास 40 करोड़ रुपया सिर्फ, ये मतलब इसी तरह से है जैसे मेरी जेब में 40 रुपये भी मेरे ख्याल ज्यादा होंगे। सही कह रहे हैं। गवर्नमेंट की पॉकेट में से 40 करोड़ है ना, ऐसे ही है जैसे शायद 40 रुपये मेरी जेब वाले ज्यादा होंगे उससे। वो भी आप देने को तैयार नहीं हैं। आप तो
आपने महकमों को जो है वो भिखारियों जितने पैसे भी देने मुझे सिर्फ ये बता दें, अब लाहौरियों को क्या इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा? नुकसान क्या होगा? ये सिर्फ 9 सड़कें नहीं, इनसे लिंक जो रोड है, आगे अगर बारिशें ज्यादा हो जाती हैं तो क्या हालात रहेंगे? ये सजा मिलने जा रही है और मुनहसिल कौम लाहौरियों को सजा मिलने जा रही है और ये सजा मिलेगी, ये इस मानसून में भी आमिर मिलेगी। भाई, कोई ऐसा महकमा, कोई ऐसी चीज नहीं रह गई जिससे लाहौरियों से, तो कहते हैं ना, गिन गिन के चुन चुन के बदले लिए जा रहे हो। महंगाई तो बहुत आगे निकल गई है ना, वो तो छोड़ दें, वो तो हर रोज की बात बन गई है। लेकिन जहाँ पे बिलों की मद में, पेट्रोल की मद में, जहाँ कहीं से भी लोगों को जो है ना आपने परेशान करने, आप कर रहे हैं। असा कैदी तख्त तो से दें बात सही कह दिया आपने। लेकिन खैर, इस पे हम आज वासा का मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह आगे चल के एमडी वासा हमें ज्वाइन करेंगे शो में, तो उनसे जानेंगे कि अगर यही हालात तो उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है, उन्होंने जो मॉनसून की आमद से कबल तैयारियां करनी है वो किस कदर मुतासिर होंगी। अगली खबर हमारे पास है, गंदुम का सरकारी रेट जो है वो 280 रुपये, उससे महंगी फरोख्त की जा रही है। सब्जियों के भी मनपसंद दाम जारी हैं। तो शहर में मेरे ख्याल से कोई कानून नहीं है, जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। खैर, गंदुम की कीमत के हवाले से बात करेंगे, मौजूदा रेट सब्जियों को क्या है वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। आप जी तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे और अगली खबर हमारे पास है जी, गंदुम के सरकारी रेट के हवाले से महंगी फरोख्त की जा रही है गंदुम। आमिर भाई, हमने रिकॉर्ड गंदुम, मैं तो बस सुन रही हूँ इस सीज़न में कि हमने रिकॉर्ड गंदुम जो है वो इस साल हासिल की है। उसके बावजूद ये जो साथ जुड़ी खबरें हैं, ये क्या है? पता नहीं लोग क्या समझें क्या ना समझें, लेकिन हुकूमत की ज़राअत के हवाले से कोई पॉलिसी नहीं थी। अच्छा। और ना इनकी पॉलिसी है। यही गंदम सिंध में जो थी वो 2000 रुपये मन में बिकी। सही। आपकी गंदम जो है काश्तकार 200 रुपये के लिए, जब क्योंकि आपने 1800 रेट रखा था, वो गंदम ले गया सही। आप चाहते, आपके ना चाहते हुए भी ले गया। इसी गंदम की कीमत मेरा ख्याल है खैबर पख्तूनख्वा में कोई 2200 रुपये के करीब थी। सही। अफगानिस्तान में 2600 रुपये के करीब थी। अच्छा। अब मुझे बताएं, जब इतना डिफरेंस होएगा, जब इतना कीमत में, तो पंजाब का किसान क्या बेवकूफ़ है कि वो इतनी महंगी बिजली, इतने महंगे पानी, इतनी महंगी अद्वियात, इतनी महंगी खादें, इस सब के बावजूद जो है मेहनत जो होती है उसका किसी सब्सिडी के बगैर जो है वो आपको 1800 रुपये में दे के खुश हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। रिकॉर्ड गंदम हुई है, कहाँ गई आपके? तो पिछले साल तो आपके जो थे उन्होंने असम्बली के अंदर खड़े होके फ़खर इमाम साहब ने कहा था कि इतनी गंदम गई कहाँ, हमें नहीं पता है। तो आप मुझे बताएं, जिस गवर्नमेंट का ये हाल होएगा कि उसको मुस्तकबिल का अदराक नहीं होएगा, तो वहाँ पे 2080 क्या, मेरा हाल है 3080 रुपये में भी गंदम बिकेगी। और रोटी 6 रुपये की बिकनी थी, 8 की हुई, 8 से अब 10 पे चली गई है। नान 15 पे चला गया। कहते हैं 10 दी रोटी 15 का नान, ये है नया पाकिस्तान। आपने पूरा नारा नहीं बुलाया। चल छोड़ दें, अब इतना भी लोग बड़े स्मार्ट हैं आमिर भाई, छोड़ दे, लोगों को पता चल जाता है। खैर, आमिर ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, वो तो मोटा ही है। मोटा दिमाग है मेरा, और इसी तरह चलता रहता है। आप समझा देते हैं अच्छी चीजें, वो छोड़ दें आप जो समझाना चाहते हैं वो अच्छी तरह से समझा देते हैं। अब क्या आमिर भाई, ये गंदम के सूरत हाल इस तरह से रहेगी, ना कोई इस पर गौर फिक्र करेगा, ये रोटी नान लोग इसी तरह से महंगी खरीदते रहेंगे? बुनियादी ज़रूरत है, आप चिकन खाना छोड़ देंगे, आप चीनी का इस्तेमाल कहीं ना कहीं कम कर देंगे, रोटी खाना कोई छोड़ दे? अना, अब मैं कहता हूँ कि पंजाब का किसान अगर अक्लमंदी करेगा तो वो गंदम नहीं उगाएगा। अच्छा। क्योंकि मैं भी एक काश्तकार घराने से फिर क्या होगा आमिर भाई? मैं बताता हूँ, इसमें ना अल्टरनेट फसलें बहुत आ गई हैं। अच्छा। जिनकी कीमतें बड़ी अच्छी मिलती हैं, जैसे सूरजमुखी है, उसकी तेल की पैदावार जो है उससे उसको अच्छा मुनाफा मिल रहा है। सोयाबीन है, इस तरह की अल्टरनेट जो फसलें हैं उनकी कीमतें बहुत अच्छी मिल रही है। कमी हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता, बहुत स्लोली आपके गंदम काश्त का रकबा कम होता चला जा रहा है। वही तो कह रही हूँ ना। और ये अगर वेव चली तो फिर सारी की सारी सफ़ेद गंदम आपको बाहर अमेरिका से मंगवानी पड़ेगी, जिसका आटा किसी काम का नहीं है, जिसकी रोटी किसी काम की नहीं है, वो खानी पड़ेगी, क्योंकि आप किसान को फैसिलिटेट नहीं कर रहे हैं। जहाँ किसान अपने टमाटर नहर में गिराना ज़्यादा पसंद करते हैं मंडी में ले जाने की निस्बत। एक वीडियो आई थी हमें, बिल्कुल आई। आप मुझे बताएं, उस दौर में लोग गंदम क्यों उगाएंगे जब उसका रेट 1800 रुपये होगा? गवर्नमेंट ने पिछली दफ़ा, मुझे याद है कि परवेज़ अलाई साहब और मुन्नस अलाई साहब ने ट्वीट्स किए थे कि 2000 रुपये खरीद करें। वो समझ रहे थे, उनको नज़र आ रहा था
ये बात कि पंजाब का किसान जो है वो 1800 रुपये में गंदम देकर वो घर से उसमें 200 रुपये डालेगा, तो उसको चले उसकी आमदन से ज़्यादा मुनाफा ना दे, उसकी जितना खर्च है वो तो पैसे दे दें उसको। अभी आप इस दफ़ा आप 2000 करेंगे रेट उसका, तो अगर उसका खर्चा जो है 2200 रुपये पे चला गया होगा। सही। बिजली देखे ना महंगी हुई, कितनी महंगी हुई, आप परसेंटेज निकाल लें, मुझे इसमें कोई नहीं है। आपने सब्सिडियाँ जो ख़त्म की हैं खाद पे, बीज पे, अद्वियात पे, जो ज़रूरी अद्वियात है उनकी बात कर रहे हैं, वो कहाँ तक चलेगी? अच्छा, अशिया ज़रूरिया जो हैं, जो हमारे घर में दालें पकती हैं, चावल बनता है, रोटी पकती है, गोश्त आता है, चिकन आता है, उसके रेट कहाँ से कहाँ चलेंगे? अब ये सारी कैलकुलेशन करें ना, तो आपको क्या लगता है कि किसान इतना बेवकूफ़ है कि वो 1800 रुपये मन में गंदम दे देगा? पॉसिबल ही नहीं है। और फ्लोर मिल जो है वो आटा जो है वो आपको 875 रुपये में बोरी दे देंगे। अच्छा, अब ये हंसने वाली बात है, गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है, गवर्नमेंट चाहती नहीं है। आमिर भाई, ये जो मनपसंद फरोख्त वाली बात की जा रही है, आप इक्वली चले, ज़्यादा भी अगर है कीमत, इक्वल एक शहर में एक कीमत रखना ये बहुत मुश्किल है। इंतज़ामिया खामोश है और जिसका जो दिल चाह रहा है उस कीमत पर फ़रोख्त किया है। हमें ये चीनी की सूरत में भी नज़र आता है या हमें सब्जियों की सूरत में नज़र आता है। एक रेट किस तरह से रह सकता है? एक रेट मेरा नहीं ख्याल रह सकता है, और शहरों में तो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे जो शहरों के सबर्बन एरियाज़ हैं, जैसे मेरा तलक जो है पाकपतन से है, मैं आपको बताता हूँ, मेरा तलक पाकपतन से करीबी एक गाँव है, वहाँ से है। वहाँ पे लोग पाकपतन में भी इवन अपने साल भर के दाने अपने घर में रखते हैं। अच्छा। उनको बाहर से खरीदना नहीं पड़ता, उनका किसी ना किसी तरीके से ज़राअत से तल्लक होता है। वो दाने लेते हैं, दाने में गंदम लेते हैं और वो रख लेते हैं। सही। शहरों में प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जगह नहीं है, आबादी बहुत ज़्यादा है। सही। यहाँ पर फिर वो जो मिडल मैन है वो पैसे बनाता है, वो गंदम को होल्ड करवाता है कहीं दूर दराज इलाके में, और वहाँ से आहिस्ता 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 वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक निकालता है। ये वो माफिया है जो महंगाई करता है, और ये वो माफिया है जिसको हुकूमत सिर्फ ऐलानात की हद तक कैफरे किरदार तक पहुँचाती है, अदरवाइज़ वो हुकूमत माफिया को सपोर्ट ही करती नज़र आती है। इसीलिए गंदम महंगी है। अगर आप कहें कि ये प्राइस जो है ये 2000 करने से शायद इसमें कोई ठहराव आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि आपने पिछले साल सही कीमत नहीं दी थी। इस साल आपकी हज़ारों एकड़ पे गंदम नहीं हुई। ये रिकॉर्ड को छोड़ दें, मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन आपने जो गंदम प्रोक्योर करनी है वो आप उस हदफ को नहीं छू पाएंगे, और अगर नहीं होगी तो इसी तरह से कीमतें लोग अपनी मन मर्जी की निकालेंगे। फ्लावर मिल्स जो हैं वो भी अपनी मर्जी की कीमतें निकालेंगी, और आवाम को इसी तरह महंगा आटा, महंगी रोटी मिलती रहेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अब सब्जियों की तरफ आ जाए। रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर हम अपने नाजरीन के साथ रेट भी शेयर करते हैं। मनपसंद दाम जारी हैं हर मार्केट के लिहाज से। आपके पास कैटेगरीज भी सब्जियों की बना के, आमिर भाई आप बाखूबी जानते होंगे कि आपके पास मेयारी, गैर मेयारी सब्जी एक कैटेगरीज बनाकर रख दी गई होती हैं। हर सब्जी की अपनी कीमत है। अगर आप करेले खरीदने जा रहे हैं, एक तरफ आपको सब स्टैंडर्ड मिल जाएंगे, एक तरफ बहुत अच्छे मिल जाएंगे, कीमत वाज़े कमी अब आपकी मर्जी है आप कौन से लें। दूसरा, आप शहर के जिस इलाके में चले जाएंगे वहाँ के अपने ही अलहदा रेट हैं। असल में ना किसी ज़माने में ना लाहौर के इर्द गिर्द से ही लाहौर को सब्जियां मिल जाया करती थी। मैं सिर्फ लाहौर की बात कर रहा हूँ, बाकी शहरों की बात में इसलिए नहीं करते कि हम सिटी 42 की बात करते हैं। बिल्कुल। अब वो वक्त गया, हमने जिसको कहते हैं पंजाबी में अन्नेवा हाउसिंग सोसाइटीज़ बना दी। 160 इनलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी ग्रीन एरियाज़ पे। अच्छा, ये ग्रीन एरियाज वो जो थे, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो हर जगह ग्रीनरी को प्रमोट करना था, दरख्त लगाने थे, बिलियन ट्री सोना। वो एक पता नहीं वो जापानी है जिसने कोई वो इजाद किया था जंगल, ये वो आजकल वो जंगल लगाने के जंगल का कानून है। और वो जंगल जो है मेवाकी जंगल उसको कहते हैं। मेवाकी एक साइंटिस्ट हैं जो बोटेनिकल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मेवाकी जंगल का आइडिया दिया था। उसको लेके ये आपको हर जगह पीएम से लेके सीएम तक और सीएम से लेके नीचे सेक्रेटरीज तक मेवाकी जंगल लगाएंगे। ग्रीन एरियाज पर आप एमनेस्टी दे रहे हैं सोसाइटीज़ को जिनके पास कोई इसका हल नहीं था। आपने जो सब्जियां उगाने वाले जो फूड बास्केट था लाहौर का, उसको ख़त्म कर दिया आपने ग्रीन एरियाज ख़त्म कर दिए। वो जो वाटरिंग पॉइंट थे जहाँ से लाहौर के ज़ेर ज़मीन पानी को रीफिल किया जाता था, वो आपने ख़त्म करा दिए। पक्की रोड्स और पक्की सोसाइटीज़ बना के, पक्के घर बना के आप अभी तक डिफाइन कर नहीं पाए हैं। आप एक नया शहर बसाने भी जा रहे हैं तो वो भी लाहौर के पहलू में बसाने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। अब अंदाज़ा करें ना, जब ये सूरत हाल होगी तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारी सब्जियां महंगी क्यों हैं, डीज़ल का रेट कहाँ से कहाँ चला गया,
ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा है, मज़दूर की मजदूरी है, बाकी सारे अखराजात हैं, अद्वियात हैं जो महंगी, मैंने पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। तो फिर सब्ज़ियाँ आपको महंगी मिलेगी और उसमें सबसे बड़ा किरदार आपके मिडल मैन का है। जो तरबूज शायद किसान को 200 रुपये मन में या 200 रुपये टन में बेचना पड़ता है, वो यहाँ पर आकर एक तरबूज का दाना जो है वो 250-300 रुपये में बिकता है। ऐसे ही तो आखिर कुछ तो है, कहीं तो हमारी नाकामी है। ये जो रेट लिस्टों की आप बात करते हैं, मैं तो इसको मानता नहीं हूँ। ये ऐसे ही एक फोटो कापियों का, इसको कोई भी नहीं मानता आमिर भाई, इस पे अमल ही कोई नहीं ना होता। आप पहले कभी पाबंदी होती थी, रेट लिस्ट आपने लगानी है। आपने कब कोई फोटो कापी कराई थी, कभी किसी जगह से कराई हो? जी बिल्कुल। कितने की होती है वो? जिस टाइम हम कराते रहे मेरे ख्याल से कोई आपकी 50 रुपए में पूरे के पूरे नोट्स, इतनी बड़ी आप कॉपी करा के। अच्छा, वो उस वक्त रेट होगा ना? हाँ? एक कॉपी का आजकल वो रेट 2 रुपये है जी। और ये जो रेडी बानों को फोटो कॉपी दी जाती है ना रेट लिस्ट की, और दुकानदारों को 30 रुपये में दी जाती है। अच्छा, गवर्नमेंट अच्छा खासा इस फोटो कॉपी से कमा रही है। सही कह रहे ये हैं। इसलिए रखा हुआ है इन्होंने कि ये फोटो कॉपी से पैसे रोज के रोज आएंगे इनको। ये इसलिए नहीं है कि आवाम को सब्जी और फल और गोश्त सस्ता मिलेगा। ये रेट लिस्टें जारी इसलिए होती हैं कि जाए आपका करिंदा और हर रेडी बान को दे के भाई इसको वेजा करो और ये 30 रुपये मुझे दो। सही। शायद वो 30 रुपये से ज्यादा भी लेता होगा, मुझे इसका अच्छा, फिर जिस अंदाजा नहीं। मकसद के लिए वो लगाई जाती है, आपके प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं, 2 रुपये की चीज 30 रुपये बिक रही है, मुझे बताएं इससे ज्यादा मुनाफा कहाँ होगा? सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को तो चाहिए हर आधे घंटे के बाद एक रेट लिस्ट निकाले और इसी तरह तकसीम करते जाए, इनके सारे पैसे अच्छे खासे पैसे कमा अच्छे खासे पैसे कमाएंगे। सही है जी। अभी हमने ब्रेक की तरफ जाना है और शहर की हम कुछ सफाई के हवाले से बात करने वाले हैं। कमिश्नर साहब ने टास्क दे दिया है, शहर सुबह 7 बजे से पहले साफ होगा। बड़ी अच्छी बात है ये जी, अगर ऐसा हो जाएगा। ब्रेक के बाद आके इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। का पैमाना है जी आमिर भाई। फरूक कैसर साहब बेचारे फोत हो गए, उनका एक प्रोग्राम था बच्चों के लिए कलियां। अच्छा जी। उसमें एक किरदार था रोला। अच्छा, वो रोला जो था वो सरगम साहब जो थे वो जो भी पढ़ते थे अच्छी बातें, तो वो आगे से कहता था पर कित्थों। ये पर कित्थों है ना, ये मुझे अभी याद आया आपकी खबर पढ़ने से कि कंटेनर रात को साफ होंगे, सुबह साफ होएगा। 2 दिन पहले अभी हमारे साथ सीईओ थे LWMC के इमरान अली सुल्तान साहब, जिन्होंने कहा सितंबर में भी मशीनरी खरीदी जाएगी, सितंबर में जाके हालात कुछ बेहतर होंगे। अभी उन्होंने कहा है कि बड़ी ईद से पहले हम सिर्फ ईद की तैयारियां कर रहे हैं, कंटेनर्स भी खरीदे जाने हैं, मशीनरी भी खरीदी जानी है, और उसके बाद उन्होंने कोई हमें कहा है कि जी उम्मीद नजर आएगी कि शहर साफ होगा। मैंने तो आपसे कहा पर कित्थों। देखें, आपने वजीर पे वजीर बदला, आपने बहुत सारे ओहदेदार हटाए, लेकिन सफाई का मसला हल नहीं हुआ क्योंकि आपके पास मैन फोर्स नहीं है, क्योंकि आपके पास मशीनरी नहीं है, आपके पास और अभी आपका बजट भी नहीं है। अभी आप वासा से पैसे वापस ले रहे हैं। मुझे बताएं, अभी तो सफाई की सूरत हाल और अबतर होगी अगर आप कहती हैं तो। कल मैं क्योंकि तकरीबन 9:20 9:25 के करीब से घर से निकलता हूँ, तो 7 बजे से पहले का कहा है, तो मैं क्या जो मेरे घर के रास्ते में कंटेनर्स आते हैं उनकी बनाता रहूँ। ये मैं खुद रास्ते में फुटेजेस बना के हमने अपने शो में चलाई हैं कि किस तरह से सब लोग टीम के मेंबर्स ने आते हुए सुबह। आपको शहर का कोई इलाका ऐसा है ही नहीं जहाँ पर आपको सफाई तो ये कह देना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए आपके पास वसाइल भाई, सबसे पहले सवाल तो ये पैदा होता है कंटेनर्स ही इनफ नहीं है। आपको कहीं पर एक कंटेनर नजर आएगा। खुद इमरान अली सुल्तान साहब ने इस चीज़ का जो है उन्होंने एग्री किया इस चीज़ से कि हमारे पास कंटेनर्स ही नहीं है, कंटेनर होंगे तो कहीं कूड़ा फेंका जाएगा ना, लोगों के पास तो जगह ही नहीं। तो अभी ईद में, ईद उल अज़हा में कितने दिन रह गए? अभी ईद उल अज़हा में मेरा ख्याल 40 दिन रह गए, ऑलमोस्ट 40 दिन रह गए। अच्छा, ये जो 40 दिन है, इसके बाद आप देखिएगा कि शहर में तफन की क्या सूरत हाल होगी। आप जब तक मशीनरी नहीं खरीदेंगे, अभी आपका बजट आना है, बजट में पैसे एलोकेट होने हैं, फिर आपको मिलेंगे, फिर मशीनरी परचेज़ की जाएगी, फिर उसके डंपिंग स्टेशन पे ले जाया जाएगा। बहुत लंबा काम है। कमिश्नर साहब ने मेरा ख्याल है दावा बड़ा कर दिया है उनको इस पर, या तो फिर वो जो उनकी अपनी स्पीड है हमारे कमिश्नर की, उसी स्पीड पर बाकी लोगों से काम लेना होगा, जो मुझे नामुमकिन नज़र आता है। सरकारी मुलाजम हैं, उनमें बहुत सारी रेड टेप्स हैं, बहुत सारे बहाने हैं, कहीं गाड़ियाँ ख़राब करके खड़े हो जाते हैं, कहीं स्टाफ जो है वो अफसरान के घरों में काम कर रहा होता है, वो रोड्स पे आता ही नहीं है काम करने के लिए। तो ये सारी सूरत हाल को या तो पहले वो जायज़ा लेते, फिर ये दावा करते कि शहर साफ़ होगा। नहीं तो इसी तरह मेरे जैसे लोग जो हैं वो वीडियोस बनाएंगे
उसको चले टीवी पर ना चलाएं, सोशल मीडिया पर चलाते रहेंगे तो आपके दावे की खिल्ली उड़ेगी। आपको दावा उस वक्त करना चाहिए था जब आपकी टीम जो है पूरी तरह इसके लिए तैयार होती और टीम तैयार होकर शहर को साफ़ करने का अज़्म करती, अहद करती, हल्फ उठाती, फिर जाकर शहर साफ़ होएगा। अगर ये दावों से और बयानात से होता तो आपको भी पता है मियाँ असलम इकबाल भी करते रहे दावा, उससे पहले बहुत सारे हुकूमत ने इतने बड़े-बड़े दावे कर छोड़िए, उससे तो फिर पता नहीं क्या हो जाता, क्या से क्या हो जाता। अभी तक जन्नत बन गई होती। हम बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, रियासत मदीना ही बन चुकी होती। चले जन्नत बन गई होती, रहने दो, रियासत मदीना का नाम ना लिया करें, मुझे तो इसमें भी कुछ गुस्ताखी सी नजर आती है। बिल्कुल आपने सही कहा जी। अगली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं जी। अगली खबर हमारे पास है, रेलवे हदफ पूरा ना कर सका, 10 माह में 13 अरब 16 करोड़ 18 लाख रुपए का खसारा। इतना बड़ा खसारा आमिर भाई, सीरियसली मैं तो परेशान हो गई हूँ। आप हंस रहे हैं, इतनी बड़ी परेशानी। इसमें नहीं रहा हूँ। आजम स्वाति साहब कल आए थे रायफिंड पे। अच्छा। तो वहाँ पे इंटरव्यू दे रहे थे, मेरे पास क्लिप पड़ा हुआ है, अगर आप कहते हैं मैं आपको दे भी दूंगा। उन्होंने कहा कि ट्रेनें चलाना वजीर का और रेलवे का काम है ही नहीं। फिर किसका काम है? वो कह रहे हैं बिजनेसमैन का काम है। अच्छा, ये तो हम प्राइवेट कर देंगे, जो चीज़ हज़ारे में उसको प्राइवेट करें, बिजनेसमैन जाने, लोग जाने, वो अपनी मर्जी के पैसे लेगा, ट्रेनें चलती रहेंगी आपकी। ना वजीर का काम है, न ये ऐसे ही है जैसे गवर्नमेंट चलाना वजीर आज़म का काम नहीं है। ये आपने सही कहा है। वजीर रेलवे ने जब ये कह दिया, मुझे बताएं जिस महकमे का वजीर जो है वो इस जैसा होगा, उस महकमे में क्या तरक्की करेगी, क्या ट्रेनें चलेंगी। साद रफीक को कुछ भी कहें, उसने जो ये हालात बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। उसने मालगाड़ियों में इजाफा किया था बिल्कुल। इन्होंने ट्रेनों में कमी कर दी है, 135 से कम होकर 86 के 87 ट्रेनें बाकी रह गई, ये जो चल रही हैं। ये शायद लोगों को पता भी नहीं है कि ट्रेनों पे सफ़र करने वाले लाखों लोग जो हैं इस वक्त किस परेशानी का सामना कर रहे हैं। जो आपके छोटे रूट्स की ट्रेनें थी वो बंद हो चुकी हैं, और ये हसारे के नाम पर ये शायद रेलवे को अब प्राइवेटाइज करने के चक्कर में हैं, बेचने के चक्कर में हैं और पैसा बनाने के चक्कर में हैं। खुदारा एक्शन लें, इस जैसे वज़रा को नहीं होना चाहिए जो कहें कि ये हमारा काम ही नहीं है। तो भाई फिर आपका काम क्या है, मुझे ये बता दें। रेलवे के वजीर का काम क्या होना चाहिए? चले मुझे अना आप बता दो। मुझे तो पूरी दुनिया में चले आपने आवाम के फैसिलिटेशन के लिए रेलवे पे जिन लोगों ने सफर करना है उनकी फैसिलिटी के लिए किया क्या है? आप ये भी आपका काम नहीं है? आपको शायद पता है कि इंडिया में जो वजीर रेलवे होता है ना, वो इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट आदमी होता है। अच्छा। दुनिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉय महकमा अगर कोई है तो वो इंडियन रेलवे है। अच्छा। उसके वजीर की ताकत आप चेक करें और आप वहाँ पे उसकी सहूलियात और फैसिलिटीज़ देने की देखें, और गवर्नमेंट में उसकी ताकत देखें कि लालू प्रसाद यादव के दौर में मुझे इंडियन रेलवे में बहुत सफ़र करने का मौका मिला। अच्छा। मैं मैचेस की कवरेज के लिए जाता था, तो आपको खाना ऐसा ज़बरदस्त और पैक्ड मिलता था, हाइजीन मिलता था। जो मुस्लिम्स हैं उनको मुसलमान कुक का खाना मिलता था, ये गारंटी के साथ मिलता था। सही कह रहे हैं। मुझे बताएं, उस जैसे वज़रा ठीक हैं जो कि रेलवे को बेहतर करें, या इस जैसे वज़रा जो कहते हैं ट्रेनें चलाना हमारा काम, तो फिर आपका काम गंदम की बुआई है। इस्लामाबाद में किसी गरीब के घर को गिराने वाला काम पड़ा था, शायद आपका काम वो है, कब्जा काम है, क्या काम क्या है आपका? फिर आपको रहने का कोई जवाब नहीं बनता। अभी तक ये नहीं तायुन हो सका कि काम किसका क्या है, तो फिर जो हालात देखिए, साद रफीक ने वजीर रेलवे होने के नाते उसने बहुत काम किया है, उसकी तारीफ करनी चाहिए। बिल्कुल। उन्होंने एक दफ़ा इसको सारे से तकरीबन ना भी निकाला हो, लेकिन उन्होंने इक्वल कर दिया था, बैलेंस। उसके बाद शेर शीर साहब आए, उनसे रेलवे नहीं चली, दावे बयानात, वो आगे एक सियासी सा बयान हर वीकेंड पे आगे देते थे गवर्नमेंट के हक में, और उसके बाद वो चले जाते थे, कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद आजम स्वाति साहब को ले आए। हाँ जी। ये वो कहते हैं और अब हालात आपके सामने हैं, वो क्या कह रहे हैं जी। थैंक यू सो मच आमिर भाई, वक्त का मैं बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करते हैं। नाज़रीन, शहर लाहौर के ये वो मनाजिर हैं जो कि हम देखते हैं मानसून बारिशों के दौरान शहर में मनाजिर नज़र आते हैं। हमेशा दावे और वादे ये किए जाते हैं कि मानसून से कबल तमाम तर इंतजामात वासा की जानिब से मुकम्मल कर लिए गए हैं और इस दफ़ा लाहौरियों को नकासियाब के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बरक्स इसके हम सूरत हाल जब सर पे आती है तो हालात बिल्कुल ही मुख्तलिफ होते हैं। अब मानसून की आमद है और जुलाई के स्टार्ट, मिड ऑफ जुलाई कहा जा रहा है कि मानसून की बारिशें
जो हैं वो शुरू होंगी और इस दफ़ा ज़्यादा बारिशों की भी पेशगोई की जा रही है। तो इन तमाम सूरत हाल के पेश नज़र क्या क्या इकदाम किए गए हैं और फिर बहुत सारे मसाइल वासा के अपने हैं, फ़ंड्स वापस ले लिए गए हैं, जैसा कि आज हमने खबर भी डिस्कस की है। 9 अहम शाहराएँ हैं जिनकी तामीर और मुरम्मत होनी थी और उनके फ़ंड्स वापस ले लिए गए हैं। इससे क्या असरात मुरतब हो सकते हैं और फिर प्लान क्या मानसून की आमद के पेश नज़र है, इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। MD वासा सैयद जाहिद अजीज़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल चाल है आप? फाइन, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आगाज़ कर लेते हैं। मानसून की आमद है और वास्ता की जानिब से हमेशा तैयारियां की जाती हैं, इस दफ़ा क्या तैयारी की गई है? मानसून जो फिनोमेना है ये पाकिस्तान में पहुंचता है 1 जुलाई को और उससे पहले ये श्रीलंका और साउथ इंडिया में और फिर सेंट्रल इंडिया में हैवक क्रिएट कर चुका होता है। तो 1 मई को ये इंडिया में दाखिल होता है। तो ये सारी जो इसकी फिनोमेना जहाँ मानसून बारिश होगी वहाँ पे पहले तो पानी नीचे की जगह पे पहुँचेगा, क्योंकि पानी ने हमेशा ज़ीरी जगह पे जाना है या नशीबी जगह पे जाना है। उसके बाद फिर हमारा काम शुरू होता है उसको जल्दी से जल्दी शहर को खाली करना। लाहौर में एक आपने देखा होगा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने बाकी शहरों में नहीं है, जो हमने की हुई हैं इस सिलसिले में, पिछले साल भी की और अब भी कर रहे हैं। एक तो वही है कि नालों की सफाई, जिसमें लोग कूड़ा फेंकते रहेंगे, हम निकालते रहेंगे, वो काम जारी है। इस पर काम शुरू हो गया। इस पर ट्वाइस हमने 2 साइकिल्स मुकम्मल कर लिए हैं। अगर आप ड्रेन्स पे अपनी कोई टीम भेजें तो उसका लेवल डाउन नज़र आएगा, तो पुराने लेवल का निशान भी नज़र आएगा, नए लेवल का भी। 4 से 5 फीट उनको हमने नीचे कर दिया है। दूसरा, हमारे जो पंप्स हैं, पंपिंग स्टेशन हैं, वो सारे एक्टिव हैं। जो चीज़ हम इनोवेशन लास्ट ईयर लाए थे पिछले साल कि लॉरेंस गार्डन पे एक पानी का ज़ख़ीरा बनाया था 14 लाख गैलन का, और डू यू थिंक इतने बड़े शहर में पानी का ज़ख़ीरा एक जगह पे बना देना काफ़ी था? इसीलिए हमने इस साल 2 और बना रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपका सवाल सही। तो इस साल हम कश्मीर रोड पे और शेरावाला गेट पे बना रहे हैं और अगले हफ्ते ही उसमें काम शुरू हो रहा है। तो उसके बाद कदाफ़ी स्टेडियम बनेगा। तो चूँकि बारिश की सूरत हाल आप ये समझें जैसे आपका छत का पनाला है, उसके ऊपर एक पनाले के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कितनी देर में वो छत का पानी क्लियर होगा। तो अगर तो और कोई प्रायोरिटी ना हो गवर्नमेंट की, सिर्फ पानी 15 मिनट या 2 घंटे या 3 घंटे बर्दाश्त ना करना हो, तो इसमें हम काफ़ी इन्वेस्ट कर सकते हैं और पानी नज़र ही नहीं आएगा। सही। लेकिन चूँकि कोविड भी है, लोगों को फ्री वैक्सीनेशनें भी गवर्नमेंट ने करके देनी होती हैं, बहुत सारे तालीम के काम भी करने होते हैं, अस्पतालों के करने होते हैं, तो इसलिए ज़ाहिर है कि मैं समझता हूँ कि अगर चंद घंटे के अंदर पानी निकल जाए, चंद दिन नहीं चंद घंटे, तो मेरा ख्याल है वो काबिल बर्दाश्त है। चंद घंटे ही होने चाहिए ना जाहिद साहब। हमें तो यहाँ पर पूरा दिन ऐसे मकामात है शहर के जहाँ से पानी निकलता ही नज़र नहीं आता है। बिल्कुल वही मैं गुजारिश कर रहा था कि घंटों में अगर पानी निकल जाए तो वो तो काबिल कबूल होना चाहिए। तो दूसरा मैं ये शिकवा करूँगा, आपके अलावा बाकी जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो पानी खड़ा होने के मनाजर तो बड़े दिखाते हैं तवातर से, लेकिन पानी निकलने के मनाजर नहीं दिखाते। नहीं जी, पानी जहाँ से निकलता है हम वो भी ज़रूर देखें। और ये भी नहीं बताते कि पानी कैसे निकला। तो जाहिर है वासा ने कुछ काम किया ही होगा ना। आप ही बता दें फिर पानी कैसे निकाला जाता है। तो मैं यही गुजारिश है आपको, बहुत सारे मकामात ऐसे भी दिखाए हैं जहाँ पे मशीनें खड़ी होती हैं और आपको टाइमली पता चलता है कि मशीन इस टाइम चल नहीं रही या ऑपरेशनल नहीं हो सकी है, उसकी क्या वजूहत होती है? मेनली ये समझने की ज़रूरत है, आपके तवज्जुह से नाज़रीन को भी बताना ज़रूरी है कि ये पानी लाहौर का निकालने के लिए इसको दरिया रावी तक पहुँचाना होता है हमने। मतलब वो मशीन तो एक ट्रक है ना, ट्रक में 6000 लीटर की गुंजाइश है, तो पानी है कुछ 6 अरब लीटर उसी जगह पे खड़ा हुआ। तो बेस्ट तो हमारा सिस्टम है ये कि ज़मीन के नीचे से पाइप एक जा रहा है, वो रावी दरिया तक जा रहा है, तो उसके ज़रिए उसने पानी ने जाना है। अब रावी दरिया पे आप अगर गाड़ी पे भी जाएंगे तो आधे घंटे में पहुँचेंगे, तो पानी तो उससे स्लो ही जाएगा ना, तो वो चंद घंटे लग जाते हैं। ऑल्टरनेट तो कोई सोचा जा सकता है ना? ऑल्टरनेट टैंक है, पानी का टैंक, जैसे पिछले साल हमने एक्सपेरिमेंट किया कि बजाय इसके कि इसको इतना ट्रैवल करवाएं पानी को, उसको वहीं पे जहाँ पे पानी खड़ा है करीबी पार्क के नीचे उसको स्टोर कर लें। ठीक है। ताकि वो पानी तो गायब हो रहा, बाद में आराम आराम से उसको क्लियर करते जाएँ या यूज़ करते जाएँ। तो ये टेक्नोलॉजी हमने जो शुरू की है, अब 3 मकामात इस साल मुकम्मल हो गए होंगे, एक तो हो गया हुआ है और उसके बाद चौथा फिर 5वां। सही। जाहिद साहब ये कहिएगा शहर के कौन कौन से पॉइंट हैं? हम भी बाखूबी जानते हैं, लाहौरिये तो अच्छी तरह से जानते हैं। आप चूँकि मानसून की बारिशों में बड़ा एक्टिव रहते हैं, काम भी करते हैं, तो आपके लिए कौन कौन से पॉइंट स्टिल चैलेंज हैं जहाँ से निकासी आप वासा के लिए बड़ा चैलेंज बन जाती है? एक तो ये है कि सबसे पहले हमारा जो टारगेट होता है कि अंडर पासिस, कि अंडर पासिस में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लोगों ने ट्रैफिक की रवानी मुतासर ना हो।
तो उसमें जब कोई नया अंडरपास वजूद में आता है तो सबसे पहले हमारे लिए वो चैलेंज होता है कि कोई नया अंडरपास बन गया तो इसमें कोई सिस्टम ठीक है कि नहीं है। पुराने अंडरपासेस पे हमारा पहला फोकस होता है। दूसरा फोकस होता है कि कुछ ट्रेडिशनल इलाके हैं जो कि पहले ही बाय नेचर नीचे बने हुए हैं, कोई स्लोप ऐसे है जैसे लक्ष्मी चौक में 5 सड़कें गिरती हैं, जैसे 5 दरिया गिरते हैं ना किसी वादी में, उस तरह से लक्ष्मी चौक 5 फुट नीचे है। तो जिस वक्त मैंने ज्वाइन किया है जूनियर ऑफिसर इन वासा, तो हम 3 से 4 दिन में वो पानी निकालते थे लक्ष्मी चौक का, और अब उसको 3 से 4 घंटे पे ले आए हैं। और पिछली बारिशों में हमने ये कर लिया कि 50 जब 50 मिलीमीटर की बारिश हो तो उस वक्त तक पानी वहाँ पे नहीं खड़ा होता, उससे ऊपर हो जाए तो 1 घंटा या 1.5 घंटा लग जाता है। तो अब हम दिनों से घंटों में आ गए हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता और इम्प्रूव करते जा रहे हैं। अच्छा, हम अपने बचपन से कुछ पॉइंट ऐसे देख रहे हैं जहाँ पर आप दिनों से घंटों में भी आ गए हैं, तो वहाँ पर लोगों के मामला जो है मानसून के दिनों में कारोबार भी तबाह हो जाते हैं, लोगों का गुजरना भी मुहाल हो जाता है। आप लक्ष्मी ले लें, आप हाजी कैंप का इलाका ले लें, आप रेलवे स्टेशन का इलाका ले लें, आप इधर चले जाएं कज़ाफ़ी वाली साइड पे चले जाएं, ये वो इलाके हैं जहाँ से आप चंद घंटों में भी नहीं बल्कि कई कई घंटे जो हो जाते हैं। बल्कि कज़ाफ़ी वाली साइड पे तो अगर आप चले जाएं, हाजी कैंप वाली साइड पे चले जाएं, आपको अगले दिन तक पानी उसी तरह से जमा नजर आता है। क्या वजूहात है इसकी? कज़ाफ़ी स्टेडियम जो है ना वो एक प्राइवेट एरिया है, ठीक है, दोनों तरफ आपके दरवाजे अंडर नहीं आता? बिल्कुल, वासा का उसका कोई सिस्टम नहीं है, ठीक ना कोई वासा किसी से बिल लेता है, ना वहाँ पे कोई हमारा ड्रेन है, ना कोई नाला है, ना पाइप है। ठीक है, वहाँ पे आप देखेंगे जब मैच होता है तो दोनों तरफ से दरवाज़ा बंद हो जाता है, फिरोजपुर रोड से भी और गुलबर्ग से भी। और उसका मतलब ये है, और ऊपर लिखा होता है ये शायरा आम नहीं है, हम दरवाज़ा जब मर्जी बंद कर सकते हैं। तो वो प्राइवेट प्रेमिसेस है जिसमें स्पोर्ट्स बोर्ड और पीसीबी वाले अपना काम करते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि उसमें बदनामी वासा की हो रही होती थी, क्योंकि जब मीडिया बता चुका होता था तो हम बताने की कोशिश कर रहे होते थे यहाँ हमारा कोई है नहीं सिस्टम, और ना हम कोई बिल लेते हैं, ना कोई नाला है ना। तो फिर हमने इस साल उसमें भी एक टैंक बनाना गवर्नमेंट को तजवीज़ पेश की है, और उसने कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, और उसकी अप्रूवल का जुलाई में काम शुरू होगा। लेकिन मतलब उसको क्लियर करना ज़रूरी है कि ये वासा का एरिया नहीं था। तो इसके बाद हाजी कैंप है जो निकलसन रोड पे वाक़ है, जहाँ पे रेडियो स्टेशन से ज़रा कि आगे, तो वहाँ से लेके हमने एक नाला बनाना था 2 अरब की लागत से, दरिया रावी तक उसने चले जाना था, बरास्ता चुबुर्जी, वहाँ से शामनगर रोड और रावी दरिया। उसका हमने कोई 70% काम मुकम्मल कर सके हैं, और बाकी 30% काम उसमें रह गया। लेकिन उसका अब इस वक्त हमें ये फ़ायदा कम से कम ज़रूर होगा कंप्लीशन ना होने के बावजूद कि उसके अंदर जो जगह है वो पानी के लिए यूज़ हो जाएगी, स्टोर के लिए। अच्छा। तो पहली बारिश होगी तो उसमें चली जाएगी, और वो चाहे आगे वो नाला नहीं जा रहा, अभी उसमें 1 साल और लगेगा, लेकिन उसको स्टोरेज का काम ले लेंगे। और जब वासा से जो फंड्स वापस लिए गए हैं, 9 शाहराहों का काम होना था, फंड्स वापस ले लिए गए, क्या बुनियाद बताई गई है उसकी, और इससे फिर आप लोगों के क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं मज़ीद? असल में ये तरक्याती कामों के फंड्स होते हैं। ठीक है, जैसे उसमें इसके ही फंड थे जो ड्रेन हाजी कैंप से लेके रावी तक जा रही है। तो अब जाहिर है कि गवर्नमेंट की इतनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, जैसे मैंने बताया कि हेल्थ सेक्टर, यानी ये प्रायोरिटी नहीं है कि अब लोग मुश्किलात में रहें, खुदा न खास्ता हादसात भी हो जाते हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त चूँकि कोविड-19 सबसे अहम हुआ है और है, नेचुरली वो होना भी चाहिए, तो पहले हेल्थ होगी तो फिर बाकी चीज़ें होंगी, तो यकीनन गवर्नमेंट की ये मजबूरी होगी जिस वजह से। यानी आप कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं? जाहिर है कि हमने गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ को देखना है, मजबूरियों को देखना है, लेकिन हमने गवर्नमेंट ने फिर भी हमें जाहिद साहब उसका ऑल्टरनेट भी तो कोई निकालना चाहिए ना, क्योंकि इससे भी लोगों के मसले ही बढ़ेंगे, इससे भी आप लोगों की मुश्किलात में इजाफा होगा। अगर सड़कें नहीं बनेंगी, 9 अहम शाहराएं हैं, उससे लिंक रोड जो हैं वहाँ पर भी काम ख़राब होगा, तो उसका कोई दरमियानी रास्ता तो ज़रूर निकालना चाहिए ना। इसमें गवर्नमेंट को एक क्रेडिट जाता है कि इन्होंने हमें 2 वाटर टैंक्स की फंड दे दिए हैं, जो कश्मीर रोड और शेरावाला गेट, और वो उन्होंने बड़ा बरवक्त हमें फाइनेंस किया है, अप्रूवल दी है, कॉन्ट्रैक्ट भी अवार्ड हो गया है। तो नेक्स्ट वीक से आपको ये 2 पॉइंट्स पे काम नज़र आएगा, और जुलाई 1 से पहले हम इतना काम कर लेंगे कि इन सड़कों का पानी नहीं खड़ा होगा। तो बहरहाल हमें उसी वसाइल के अंदर रह के ही काम करना है। ड्रेनों की सफाई क्या शहर के तमाम इलाकों में हो रही है? ड्रेनों की सफाई में 40 ट्रक हमारे मशगूल हैं, और वो पिछले स्मॉक पीरियड के फ़ौरन बाद से शुरू हो गए थे। तो हमने अब 2nd राउंड कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आपने देखा होगा कि जो उसके ऊपर फ्लोट कर रहा होता है ना कूड़ा, वो देखने में बुरा लगता है, लेकिन वो फ्लो में रुकावट नहीं बनता। तो नीचे से सिल्ट हमने निकाल ली है, पानी का लेवल नीचे कर लिया है,
लेकिन वो जो ऊपर से लोगों के फेंकने का अमल है और हमारे निकालने का अमल है वो जारी है, जो फ्लोटिंग मटेरियल है। तो वो देखने वाला कहता है ये ड्रेन की सफाई नहीं हुई, और उसमें भी कुछ ड्रेन ऐसी हैं जो वासा की नहीं है। जैसे शंघाई ड्रेन का अक्सर जिक्र टीवी पे आता है, सही, जो फिरोजपुर रोड पे है, वो भी वासा से बाहर है, वो वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के पास आती है। तो उस पर उनको हम हेल्प ज़रूर करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है काम मुतल्लिका इदारे नहीं करना होता। सही। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। फिरदौस मार्केट अंडरपास वाला सिस्टम जो है अभी उस पर भी कोई काम नहीं हुआ, वो भी उस तरह से फॉल नहीं है। बारिशें होती हैं तो उसके लिए ऑल्टरनेट क्या है, इस पर हम बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। अंडरपास का सिस्टम जो है वो मुकम्मल फॉल नहीं है, क्या प्लानिंग की जा रही है उसके लिए? देखें, ये तो एक अंडरपास एलडीए ने तामीर किया है और उसमें उन्होंने ड्रेनेज का निज़ाम भी उसी का ही हिस्सा है, उस मंसूबे का जो उन्होंने बनाया है एलडीए ने। उस पे मंसूबे की जब प्लानिंग हो रही थी तो आपको क्या लूप में नहीं लिया गया? नहीं, उसमें वासा ने कुछ उनको अपनी रिजर्वेशन या जो इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत थी वो बताई थी। ठीक है। और उसके नतीजे में फिर अब उन्होंने डिज़ाइन को इम्प्रूव करने का हमसे वादा भी किया है और उससे काम शुरू भी किया हुआ है, और उन्होंने यकीन दहानी कराई है, क्योंकि असल में ये इस साल उन्होंने ही चलाना है उसको, अंडरपास के सिस्टम को, जिन्होंने बनाया है, अर्बन डेवलपमेंट विंग है जो एलडीए का। तो इसलिए हम उनसे तवक्को करते हैं कि वो इसको जिस तरह से वो कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट शुरू उन्होंने की है, जो उन्होंने वादा किया है उसी तरह ही वो करने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि मीडिया ने एकदम कहना है कि वासा नाकाम हो गया, हालांकि वासा तो उस एरिए, उस अंडरपास को नहीं चला रहा होगा, वो तो वही चला रहे होंगे यूडी विंग वाले। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अभी तो शहर के हमने अहम मकामात की बात कर ली जहाँ पर पानी जमा होता है, वहाँ पर वासा की मशीनरी भी हमें नज़र आती है, आप भी उस पॉइंट पे जाके दौरा करते हैं, इंतज़ामात देखते हैं, कैंप बाकायदा तौर पर आपने कायम कर दिए, लेकिन रिहायशी एरिया जहाँ पर लोगों के घरों तक पानी चले जाते हैं, गुलशन रावी का एरिया है, समनाबाद का एरिया है, समनाबाद क्वार्टर्स के हालात तो आपने देखे हैं, बिल्कुल ही घर डूब जाते हैं। इनका कोई प्लान क्यों नहीं बनाया जाता? इनमें ऐसे है कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जो सड़क से नीचे हैं। ठीक है। मतलब घरों का जो लेवल है वो सड़कों से नीचे है और वक्त के साथ साथ सड़कें ऊंची हो गई। एक तो वो एरिया है जहाँ पे इश्यूज आ जाते हैं, क्योंकि सड़क का पानी अपने आप घर के सेन में चला जाता है और फिर सेन से निकालना पड़ता है। तो दूसरा वो एरिया है जो कि अनप्लान्ड बढ़ रहा है, सिटी 3 साइड से बढ़ रहा है। एक शादरा साइड पे आपको बहुत सारी शिकायत मिलेंगी, एक आपको फिरोजपुर रोड पे कसूर की तरफ जा रहे हो तो बहुत सारे दोनों तरफ के इलाके, फिर जीटी रोड पे इंडिया की तरफ ट्रैवल करें तो दोनों तरफ से जो इलाके हैं इनमें सिस्टम कोई नहीं है और इधर से शहर फैल रहा है। बल्कि एक बूटा पार्क शादरा एक ऐसी जगह है जो 10 फीट नीचे है बाकी इलाकों से। अच्छा। अब वो 10 फीट नीचे का मतलब है कि वो एक तालाब में रह रहे हैं और वो छत के ऊपर उनकी चारपाइयाँ होती हैं बरसात के दौरान। वहाँ भी हमारा कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि शेखुपुरा ज़िला उसके करीब ही शुरू हो जाता है, लाहौर तक वासा है। तो इसलिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इन एरियाज़ का, जहाँ पे लाहौर बढ़ रहा है और बगैर प्लानिंग के बढ़ रहा है और कुछ रावी के बेड में रहने लगे हुए हैं लोग, तो वहाँ पे सिस्टम लगाने के लिए बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और उसके बगैर तो ट्रकों से या मशीनों से हम उसको हल नहीं कर सकते। तो इसलिए अब हमने जो मास्टर प्लान बनाया है वो 2040 तक की ज़रूरियात के लिए वासा ने एक बनाया है और उसमें तमाम एरियाज़ को कवर किया है, लेकिन उसमें रिसोर्सेज लगेंगे, 2-3 साल लगेंगे, फिर जाके ये एरियाज़ ठीक होंगे। और जो घर नीचे है उसकी एक मजबूरी रहेगी कि घर के अंदर से तो बाहर वो खुद ही निकालेंगे घर वाले, बाहर से हम संभाल लेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जैसा कि हम बार बार बात कर रहे हैं, मानसून की बारिशें होने जा रही हैं, लोग कहते हैं जी कंप्लेन के लिए कोई मौसर निज़ाम नहीं है, वासा को कंप्लेन कहाँ की जाए, उस कंप्लेन पे किस तरह से प्रोसेस होगी, वो कंप्लेन लोगों का मसला किस तरह से हल होगा, ये कंप्लेंट सिस्टम कोई मुकम्मल तौर पर फाल क्यों नहीं किया जाता? ये आपका अच्छा सवाल है कि लोगों को हम ये बताने में, जिस तरह 1122 का नंबर हर बंदे को ज़ुबानी याद है, तो वासा का जो 1334 है हम उस तरह से लोगों तक नहीं पहुंचा सके। तो एक तो मैं ये आपके तो 1334 नंबर है जी वासा का, किसी भी कंप्लेन की सूरत में, किसी भी कंप्लेंट पे 1334 है और एक व्हाट्सएप नंबर भी है। ठीक है, उसमें भी 0334 जी 1334 470। ठीक, तो ये जो व्हाट्सएप पे भी कोई कंप्लेंट कर सकता है। अच्छा, 1334 जो कंप्लेन नंबर है ये किस तरह से काम करता है? अगर लेट्स सपोज मैं कॉल कर रही हूँ, अपनी शिकायत दर्ज करा रही हूँ, फिर आगे उसका प्रोसेस क्या होता है? जिस वक्त आपकी कोई कंप्लेंट किसी सारफ की उस पर आती है 1334 पे, तो सबसे पहले एक SMS जनरेट करता है सिस्टम, जो उस इलाके के मुतलका अफसर तक वो SMS चली जाती है कि ये कंप्लेंट आई है।
मेरे ऑफिस में एक स्क्रीन लगी हुई है जो मेरे भी और डिप्टी एमडी के ऑफिस में और डायरेक्टर्स के दफ्तरों में लगी हुई है, उसका टर्मिनल। उसमें पता लग जाता है कि ये कंप्लेंट्स आज 12 कंप्लेंट्स फलां इलाके की आई हैं। ठीक है। और उसके बाद उस कितने घंटों में वो हल हुई हैं वो भी उसमें नज़र आ रहा है। टाइम फ्रेम कितना होता है जिसमें आपकी कंप्लेंट जो है वो हल हो जाती है? जो सबसे अल्टीमेट हमने दिया हुआ है वो 24 आवर दिया है, उसके बाद एस्केलेटेड में शुमार हो जाती है। यानी एमडी वासा साहब कह रहे हैं 24 घंटों में जो कंप्लेंट 1334 पर आप दर्ज कराएंगे वो हल हो जाएगी। वो हल 24 तो अल्टीमेट है। ठीक है। और उसमें फिर सुर्ख रंग की एक मेरे पास सामने डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा एमडी ऑफिस में, और जिसपे मैं उस डायरेक्टर को एक्सप्लेनेशन कॉल करूंगा, उसके एसटीओ को, और उन्हें कहूँगा कि ये क्या चक्कर है, 24 घंटे हो गए। तो इसमें सिर्फ कुछ कंप्लेंट्स हमने चेक किया है, ऐसी होती हैं कि लोगों की फरमाइश होती है कि हमारा पाइप बदल दें गली का। अच्छा। तो वो जाहिर है हम हल करने से कासिर होते हैं। कुछ हमारे एरियाज ही नहीं होते तो वो कहते हैं जी आप हमें हेल्प कर दें, तो वो ऐसी कंप्लेंट्स सुर्ख में ब्लिंक हो रही होती हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि लोगों को इस सहूलत से फ़ायदा उठाना चाहिए और 1334 पे कंप्लेंट करनी चाहिए। सही। साफ़ पानी शहर लाहौर का एक बहुत बड़ा मसला है। ज़ेर ज़मीन पानी की सतह जो है वो हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कम होती चली जा रही है। साफ़ पानी लोगों के लिए अब मैसर आना एक चैलेंज बन चुका है, क्यों है ऐसा? एक तो हमने मुफ्त पानी देने के लिए 75 फिल्ट्रेशन प्लांट रखे हुए हैं शहर में, और वो बाकायदा उस पर कोई भी शहरी जाके पानी ले सकता है, और वो बिल्कुल हाई क्वालिटी पानी होगा, उसमें कोई मेंटेनेंस का इशू नहीं है। किसी में अगर वक्ती तौर पे खराबी है तो चंद घंटों में दूर कर ली जाती है। तो 573 तो वो है 573 प्लांट्स। दूसरा ये है कि आपके घरों में जो बलाई टैंकियाँ हैं उनकी सफाई घर के बंदे की ज़रूरत है, उसको खुद करना चाहिए। उसमें काई तो नहीं जमी हुई, उसमें क्लोरीन डाल के हर 6 माह बाद उसकी सफाई करनी चाहिए। और दूसरा, जब आप पीने के लिए पानी लें तो घर के जो एंट्रेंस पॉइंट है जहाँ से पाइप आ रहा है वहाँ पे एक टैप लगवाएं, और वहाँ से टैप वाटर कौन पीता है आज? मुझे सिर्फ ये बता दें, वो तो पीने के काबिल ही नहीं होता। नहीं, मेरा ख्याल है मैं खुद भी पीता हूँ, मेरे ऑफिस में आपको बोतल ये आप बड़ा दावा करें। मैं नहीं किसी भी लाहौरी को ऐसा जानती किसी भी इलाके में जहाँ पर कम से कम टैप वाटर जो है वो आपको साफ वो उसमें एक वजह है कि मैं जिस एज पे पहुंचा हूँ, इतना बड़ा हो गया हूँ, मैं टैप वाटर से हुआ हुआ। और ये सिर्फ उस टाइम की बात आप छोड़ दें, हम तो अब की बात कर रहे हैं। अब इसलिए कि अब बोतलों वाले 1990 की दहाई में आए हैं, बैनुल-अक़वामी जो बोतलों को बनाने वाले पानी के, उसमें उन्होंने हमें धोखा ये दिया कि हम बोतल का पानी पी रहे होते हैं और जो पानी वासा का है उससे गरारे कर रहे होते हैं, और उसके बाद वासा के पानी से चाय बना रहे हैं, वासा के पानी से बर्तन धो रहे हैं, सलाद धो रहे हैं, वासा का और फिर भी पानी बचे हुए हैं। और उसका मतलब ये हुआ कि वो हम सिर्फ, और गोलगप्पे भी और दही बड़े भी उस तरह चल रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जब आपको बीमारी होती है पेट की तो आप समझते हैं कि टैप वाटर से हुई है, हालांकि आपने वो लड्डू पीठियाँ वाले खाए होते हैं उस दिन। तो वो आपने सोचना ये है कि वो पानी इतना ही ख़राब हो तो हम यहाँ ना बैठे हों, क्योंकि हमने कुली भी की है, नमाज पढ़ने के लिए वुज़ू किया होगा, मुंह में पानी गया होगा, जरासीम हो। अच्छा, तो कुछ इलाकों में तो पानी की वाकई ऐसे टैप वाटर की हम बात करें, ऐसी शिकायत आती है, लोग कहते हैं पानी में से स्मेल आती है, सिवरेज मिला पानी है, पीला पानी लोग बॉटल्स में उठा कर एहतजाज करते हैं। अब वहाँ फिर आप क्या करेंगे? देखें, कुछ इलाकों की बात तो मैं एग्री करता हूँ। मतलब देखें, अब 1 करोड़ लोग रह रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता हर घर में गंदा पानी आ रहा हो तो 1 करोड़ में से 1% बंदा बीमार हो जाए तो 1 लाख बंदा बीमार होना तो अफोर्ड इतने अस्पताल ही नहीं है। तो ये इतनी वसी पैमाने पर तो नहीं बीमारी, लेकिन ये जहाँ जहाँ इंडिविजुअल प्रॉब्लम वो बिल्कुल होती है। और उसमें भी अक्सर औकात ये निकलता है कि उनका पानी का कनेक्शन जो बड़े पाइप से आ रहा है वो अपनी हौदी से गुजर रहा होता है, जो उनके दरवाजे के पास बनी होती है, जो बेस वाटर की है, तो उसको रिप्लेस करना होता है। कई दफ़ा हमारे गटर बंद हुआ होता है उस गली का, उसमें वासा का अपना। अच्छा, वासा के जो पाइपलाइन है वो भी बहुत पुरानी और बोसीदा हैं, उनको क्यों नहीं? मैं समझता हूँ कि इसकी रिवर्स सिचुएशन है। कई गलियाँ ऐसी हमने देखी हैं कि उनमें 3-3 पाइप लगे हुए हैं। अच्छा। हर इलेक्शन से पहले वो पाइप लगा जाते थे कि ये इलेक्शन लड़ना है। तो अब तो हम उसको 1 स्ट्रीट 1 पाइप के चक्कर में पड़ गए हैं कि ये 3-3 मोरख जो मुस्तकबिल का हमारी खुदाइयाँ करेगा वो कहेगा ये 3-3 पाइप क्यों लगाए थे इन्होंने। तो हम अब एक 1 स्ट्रीट 1 पाइप पे आ रहे हैं। ठीक, पाइप्स का इशू नहीं है, इशू ये है कि कंप्लेंट्स आती हैं, उनको हमें बताएं, हम उसको हल करें, और हर पाइप तो रिप्लेस हो। चलें जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी शिकायत भी हल होंगी। आपके साथ कंप्लेंट नंबर भी हमने शेयर कर दिया, नंबर भी शेयर कर दिया है। आप हमारे YouTube से भी ये नंबर जो है हासिल कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, और इंशाल्लाह हम मॉनसून से कबल भी आपको एक दफ़ा मदऊ करेंगे और अपने लाहौरियों के साथ प्लान शेयर करेंगे कि क्या प्लान वासा ने बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा।
जी तो नाज़रीन, आप समझ ही गए होंगे हम बात करने वाले हैं आज आम की ग़िज़ाई अहमियत, आफादियत के हवाले से। फलों का बादशाह आम मार्केट में आपको हर जगह नज़र आ रहा है और उनकी बहुत सारी इक़साम भी हैं। तो इक़साम भी हम डिस्कस करेंगे कि सबसे बेस्ट कौन सी किस्म है, और इसके साथ साथ अब आम जब आप खाने लगते हैं तो होता ही है कि कम तो खाया नहीं जाता। खैर कितना जो है आप अगर आम खा रहे हैं आपकी सेहत के लिए अच्छा है, और फिर कौन कौन से मर्ज़ में मुब्तला अफराद आम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं उसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए। फिर वो लोग जो कि हमारी प्रोड्यूसर आयशा की तरह मसरूफ़ ही इस बात में रहते हैं कि उनका वेट नहीं बढ़ना चाहिए, मुझे भी वैसे रहना चाहिए, लेकिन वो आम का इस्तेमाल कितना कर सकते हैं, उन लोगों के लिए डाइट प्लान में आम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये भी डिस्कस करेंगे। खैर आम खाना जब आप शुरू करते हैं, कम खाना बहुत जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो आयशा नासिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनको आज मैं रिक्वेस्ट ये करूंगी कम खाने का तो किसी को ना के, लेकिन बता दें कि किस तरह से आम हमारे लिए मुफीद है, इसका इस्तेमाल कितना होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने आपको स्टार्ट में कह दी किसी को ये मत कहिएगा कि आम कम खाना है, क्योंकि ये सबसे मुश्किल काम है, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। सबसे पहले आम की ग़िज़ाई अहमियत क्या है ये बताइएगा। आम जो है विटामिन ए, बी, सी, ई और के का बहुत अच्छा सोर्स है। अब जितने मैंने विटामिन्स का नाम लिया, विटामिन ए नाम सुनते साथ ही हमारे ज़हन में आ जाता है बिनाई के लिए बहुत अच्छा है, आंखों के लिए बहुत अच्छा है। कई दफ़ा ये होता है, बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे होते हैं कि हमें डॉक्टर ने कहा आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, आपको ग्लासेस लगानी पड़ेंगी, हम बच्ची को ग्लासेस लगाना नहीं चाहते, कोई ऐसी डाइट बताएं बच्ची की आईसाइट ठीक हो जाए। तो विटामिन ए आईसाइट को ठीक करता है, आम उसका बहुत अच्छा सोर्स है। विटामिन बी हमारी मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत अच्छा है, हमारी ओवरऑल कुव्वत मुदाफ़त के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन सी कुव्वत मुदाफ़त के लिए हम लोग आजकल सारे ले रहे हैं, बिल्कुल। और इसके अलावा स्किन के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग स्किन के ट्रीटमेंट्स कराते रहते हैं वो जानते हैं कि डॉक्टर सबसे पहले तो विटामिन सी के टैबलेट्स लिख के देते हैं, तो विटामिन सी का नेचुरल सोर्स आम है। विटामिन ई भी आंखों के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन के हमारी ओवरऑल हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये मैग्नीशियम पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स है। मैंने तो जब आम खाए ना, मुझे लगता है कि एनर्जी सी आ जाती है आपके अंदर। हाँ, वो इसलिए आ जाती है क्योंकि इसमें कैलोरीज थोड़ी सी ज़्यादा है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, विच मीन्स कि ये फॉरेन एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिलीज कर देता है, मूड भी अच्छा हो जाता है ना, मूड को भी जो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स है वो आपके मूड को फ़ौरन लिफ्ट कर देते हैं। लेकिन बहरहाल वो जैसे आपने कहा कि ये नहीं कहना सच कड़वा होता है, तो ये नहीं कहना कि इसकी एक क्वांटिटी जो है वो महदूद होनी चाहिए। बहरहाल जो इसके अंदर मैग्नीशियम और पोटेशियम है वो आपको स्ट्रेस और एंग्जाइटी से बचाता है। मैग्नीशियम, जो लोग स्ट्रेस एंग्जाइटी का शिकार हैं वो जानते होंगे कि हम मैग्नीशियम लिख के देते हैं कि आपने इतने mg मैग्नीशियम जो है वो खाते रहना है ताकि आपका स्ट्रेस एंग्जाइटी जो है वो मैनेज रहे। आम उसका नेचुरल सोर्स है। इसी तरह जो पोटेशियम है ब्लड प्रेशर के पेशेंट को बहुत अच्छा है, ब्लड प्रेशर को स्टेबलाइज करने के लिए बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर जो फाइबर है वो हमें हार्ट हेल्थ से बचाता है, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जो इसके अंदर एमाइलेज है वो डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। डायरिया के पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। कुछ चीज़ें जैसे बनाना डायरिया के पेशेंट्स के लिए भी अच्छी होती है, कॉन्स्टिपेशन ये भी उन्हीं फलों में से है जो डायरिया के पेशेंट्स के लिए भी अच्छा है और कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। ये कैंसर से बचाने में हेल्पफुल साबित होता है। ज़बरदस्त हेल्प नहीं करता, मतलब कैंसर के पेशेंट्स की उस तरह से हेल्प नहीं करता, लेकिन बचाने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि जो एंटीऑक्सीडेंट्स है वो बॉडी से जहरीला मवाद खारिज करने में हेल्प करते हैं। और इसके अंदर तो ए, बी, सी, के, ई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स ऑलमोस्ट मौजूद है जो कि हमें कैंसर से बचाने में फ़ायदेमंद साबित सही। तो एक फल में अल्लाह ताला ने इतनी सारी क्वालिटीज़ रखी हैं, इसका इस्तेमाल हमारे लिए कितना मुफीद है आयशा ने हमें बता दिया है, कौन कौन सी खुसूसियात आम के अंदर। अच्छा, अब आम डिफरेंट तरह का मार्केट में आपको मिलता है, आम की अपनी ही बहुत सारी इकसाम हैं, सबसे बेस्ट कौन सी है? अगर खाने की बात करें तो चौंसा सबसे बेहतर है, लेकिन बुक्स यही कहती हैं कि आम जो है वो सारा एक जैसा है। ठीक है, सारा का सारा आम एक जैसा है। हाफ कप आम कोई सा भी उसकी किस्म हो, आपने हाफ कप इस्तेमाल करना है, ये जो तो बुक्स हमें बताती हैं। अच्छा जी, हाफ कप इस्तेमाल करना है, आप क्या सजेस्ट करती हैं? लोग तो मैंने पहले ही कहा है कि जब आम का इस्तेमाल करते हैं तो आपने सुबह के टाइम शेक पी लिया मैंगो, और उसके बाद आपने रात में या दोपहर में 2-3 दफ़ा आपने 2-3 आम तो आराम से खा लिए। बेहतरीन इस्तेमाल इसका क्या है? स्नैक के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है या इसको प्री ब्रेकफास्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ लोगों को मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है जिसकी वजह से वो बाहर के खाने, हमारी आयशा को बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, वो वज़न भी देखती रहती है और मीठा भी खाती रहती है। उठते साथ ही अगर आप आधा कप आम का इस्तेमाल कर लेते हैं
तो आपको मीठे की क्रेविंग से रोकेगा। आपने उठते साथ ही बॉडी को मीठा दे दिया ना, वो सब्र जिसको कहते हैं, वो सब्र आ जाता है, बिल्कुल, और एनर्जी भी आ जाती है, डाइजेशन में भी हेल्प होती है, इतने फवायद भी मिलते हैं आपको। अगर प्री ब्रेकफास्ट में नहीं तो स्नैक के तौर पे, यानी नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान में, या दोपहर के खाने और रात के खाने के दरमियान में इसको इस्तेमाल करें। हाँ, अगर आपको डिज़र्ट्स का शौक है, आप मीठा खाते रहते हैं, फिर आपने खाने के फ़ौरन बाद इसको इस्तेमाल करना है, एज अ डिज़र्ट इसको इस्तेमाल करना है। लेकिन जब हम डिज़र्ट्स की बात करते हैं, बहुत अनहेल्दी, इसके ऊपर क्रीम डाल दी या क्रीम के अंदर ये डाल दिया, इस तरह का डिज़र्ट ना बनाए। ये खुद बहुत अच्छा डिज़र्ट है, मतलब आम तो जितना खा लो लगता है कि कम खाया आपने। इसको कप के अंदर काट के हाफ कप आपने, जो फोक है, छोटा फोक है, उसके साथ आपने खाना है। इसके ऊपर कोई क्रीम नहीं डाली, इसके अंदर कोशिश करें योगर्ट वगैरह ना ही डालें, क्योंकि इसका अपना ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई है। अच्छा, हम तो आम से डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे बनाने लग जाते हैं। आम का मुरब्बा भी होता है, आम में आप स्मूदी भी, मैंगो स्मूदी भी बना लेते हैं, शेक्स भी बना लेते हैं। आप कुछ इस तरफ आ जाएं, जब आप आम के साथ इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन करते हैं, टेस्ट में तो बहुत अच्छा लगता है। तो क्या वो वाकई मोटापे के लिए, अगर तो वेट आपका मसला नहीं है, जैसे बच्चे हैं, आप बच्चों को मैंगो शेक दें, बच्चा दूध नहीं पी रहा, मैंगो शेक बहुत टेस्ट में अच्छा लगता है। अगर तो मसला वेट का नहीं है या शुगर का नहीं है, दो मसले नहीं है, तो फिर तो आप ये कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर वेट का देखें, अना आम में इतनी शुगर है ऑलरेडी, ऊपर से दूध के अंदर भी नेचुरल शुगर है, लैक्टोज, ये दोनों जब इकट्ठी होंगी वेट गेन तो होगा। फिर हमारे यहाँ इंतहाई अनहेल्दी रुझान है कि हम फ्रूट ज़्यादा नहीं डालते, फ्रूट हम इतना सा आम डाल देते हैं जो हमने फ्रीज करके रखा होता है, और ज़्यादा सारी चीनी, 2 चम्मच चीनी डाल देते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन इंतहाई खतरनाक हो गया है। प्रेफर करें कि आप फ्रूट ज़रा ज़्यादा डाल दें, ताकि आपको चीनी डालने की ज़रूरत ही ना पड़े, और अगर चीनी डालनी है तो थोड़ी सी शक्कर डाल दें। बहरहाल वेट ये गेन कराएगा, क्योंकि पहले आम से शुगर आई, दूध से लैक्टोज आई, और तीसरी हमने चीनी उसके अंदर ऐड कर दी। एक वक्त में बॉडी को इतनी ज़्यादा जब शुगर मिलती है तो वो ज़ाहिर है वेट गेन की तरफ जाएगी। इवन अगर आप इसको ब्रेकफास्ट, जो कि हेल्दी होना चाहिए, जो कि हेवी होना चाहिए, जो हमारा मज़हब भी कहता है कि बादशाह की तरह करो, इतना हेवी होना चाहिए, अगर इवन आप उसको ब्रेकफास्ट में लेंगे तो भी वो वेट गेन कराएगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा वेट गेन की तरफ जा रहा है। आम अगर आपने खाना है तो फिर दूध, दही खाने के फ़ौरन बाद, अगर वेट लॉस आपका कंसर्न है तो खाने के फ़ौरन बाद भी आम ना खाएं। सही, खाने के फ़ौरन बाद भी आप आम ना खाएं। आगे हम बढ़ेंगे, आयशा से भी गुफ्तगू का आगे बढ़ाएंगे, और मैंगो शेक की रेसिपी आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त शेयर करनी है हमें। आप भी एक ब्रेक के बाद शेफ़ भी ज्वाइन करेंगी, जो कि आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगी। फ़िलहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। आयशा नासिर हमारे साथ मौजूद हैं। आम की ग़िज़ाई अहमियत पर हमने बात कर ली, क्वांटिटी कितनी आपको इस्तेमाल करनी है, बेस्ट यूज़ कौन सा है, बेस्ट टाइम कौन सा है, ये भी आपको बता दिया। हमें ज्वाइन कर रही है शेफ़ फातिमा, जो कि आम का जो शेक है उसका कुछ मुनफरिद सा अंदाज़ आज हमारे साथ शेयर करने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच फातिमा, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। और फातिमा जो हैं, आप देख रहे हैं इस टाइम काम में मसरूफ़ है, क्या शेयर करने वाली हैं आज आप हमारे साथ? तो मैं आज आपके साथ मैंगो की एक एनर्जी शेक जो है वो शेयर करूंगी। ठीक है, तो आप रेसिपी का आगाज़ करें, हमारे नाजरीन को बताएं कि एनर्जी ड्रिंक जो है मैंगो की, ये किस तरह से आपने बना ली? ये एनर्जी ड्रिंक जो है मैंगो की, इसमें मैंने मैंगो यूज़ किया है, आलमंड यूज़ किया है, पिस्ताचियो यूज़ किया है, और दूध, क्रीम मिल्क। ठीक है, ठीक है, और मैं चाहूँगी कि आप आगाज़ भी इसका कर लें, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो हमारे सामने बनेगा, हमारे नाजरीन भी देख के इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। जी बिल्कुल। और इसमें फ्लेवर के लिए मैंने चीनी की जगह कंडेंस मिल्क यूज़ किया है। ठीक हो गया है, ठीक है। ठीक है फातिमा, मुझे ये बताइएगा, अब आप इसको रेसिपी अपनी जो है इसको स्टार्ट करने वाली हैं। सबसे पहले आप इसमें आम का इस्तेमाल कर रही हैं, क्या क्या चीज़ें डाल रही हैं, एक बार फिर से बता दीजिएगा। मैं इसमें आम डाल रही हूँ, बादाम डाल रही हूँ, पिस्ता, कंडेंस मिल्क और फुल क्रीम मिल्क। ठीक है, और आप बर्फ डाल सकते हैं। ठीक है, और इसको आप ब्लेंड कर लेंगे फिर? जी मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। चल, अभी तो आप देख रहे हैं कि जी फातिमा इस टाइम कटिंग कर रही हैं। थोड़ा सा ऊपर करके आप हमें दिखा दें, ताकि हमारे नाजरीन भी देख सके कि कौन कौन सी चीज़ें। ठीक है, इसमें मैंने मैंगो भी डाल दिया, फुल क्रीम मिल्क भी डाल दी, कंडेंस मिल्क भी डाल दिया, और बादाम, पिस्ता भी डाल दिया। मैं इसको करूँगी ग्राइंड। जी, तो आपका मैंगो ड्रिंक जो है ये बन रहा है,
और इसकी ग़िज़ाई अहमियत क्या है, कौन कौन सी चीज़ें डल रही हैं, ये हम आयशा से भी पूछेंगे। फातिमा जो बना रही है वो हमें टेस्ट भी इसका बताएंगी कैसा है, और इसमें बादाम का इस्तेमाल भी किया गया है। आयशा, बादाम का इस्तेमाल आप ड्रिंक में कर रहे हैं, क्या ये मुफीद है? ग्राइंड अगर बादाम को हम करते हैं ना तो वो उसके न्यूट्रिएंट्स ज़ाया हो जाते हैं। हाँ, सही। तो इतना मतलब देखिए, एक चीज़ है टेस्ट के लिए बहुत अच्छे, मेहमानों को हम पेश कर सकते हैं, किसी ने वेट गेन करना है उसके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन निस्बतन ज़रा बादामों को वैसे चबा के खाना चाहिए। हाँ, वो उसकी आफादियत उससे ज़्यादा होती है। तो एक बार फिर से हम फातिमा की तरफ चलते हैं। जी फातिमा, कहाँ तक पहुँची आप? जी मैंने इसको ग्राइंड कर लिया, मैं इसे पोर आउट कर रही हूँ और साथ में मैं इसे थोड़ा सा गार्निश करूँगी पिस्ता बादाम से। ठीक है, ये हमारी ड्रिंक होगी रेडी। जी तो हमारी ड्रिंक रेडी हो गई है। इसको पिस्ता बादाम से जो है फाइनल इसके लुक दिखाएंगे फातिमा हमें। आप भी घर में ट्राई कर सकते हैं। और मैंगो शेक तो सभी लोग पसंद करते हैं, इसमें कुछ चीज़ें ऐड की हैं फातिमा ने जिससे इसका टेस्ट जो है वो मज़ीद अच्छा आ जाएगा। जी फातिमा, दिखाइएगा एक बार फिर से। जी फातिमा, आप हमें एक दफ़ा फाइनल लुक दिखा दें। आपकी ड्रिंक तो मुकम्मल हो गई है, हमारे नाज़रीन भी देख लें जिन्होंने ये ट्राई करनी है। जी जी कुछ जी तो ये आप देख सकते हैं फाइनल लुक है, ड्रिंक तैयार है और फातिमा ने इसकी गार्निशिंग भी कर ली है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फातिमा, आपने हमारे साथ शेयर किया और आई होप देखने वालों को पसंद भी आएगा। आयशा हमें बता रही थी कि ये चीज़ें अगर आप ऐड कर लेते हैं, अगर आप बादाम वैसे खा लें, अब कुछ लोग टेस्ट के बड़े शौकीन होते हैं ना कि आप नई नई चीज़ें ऐड करें, आप सिर्फ शेक की तरफ नहीं बल्कि उसमें कुछ चीज़ें ऐड करके, बच्चों के लिए ये अच्छा है। बच्चों के लिए मैं फिर कहूँगी कि बादाम बच्चों को चबा के अगर खाने को दिए तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो उसका ओमेगा 3 है, जो उसका ऑयल है ना, वो ब्लेंडर के वो जो उसके ब्लेड्स हैं उसके साथ ऐसा होता है, हो जाता है या उस पर लग जाता है। तो बेहतर ये है कि बच्चों को आप वैसे बादाम दें। ये अच्छा है अगर मेहमान हमारे घर पे आए हुए हैं, जैसे आपकी भी नई नई शादी हुई है तो मेहमान आपके घर पे आते हैं तो आप उनको वही नई नवेली दुल्हन ने कुछ नया बना के दिखाना है, तो उस केस में ज़्यादा बेहतर है। मतलब टेस्ट वाली ये ड्रिंक ज़्यादा है, न्यूट्रिशन वाली ज़रा निस्बतन कम है। कई दफ़ा हमें टेस्ट की तरफ भी जाना पड़ता है, कई दफ़ा हमें टेस्ट को भी प्रेफर करना पड़ता है। उस केस में ये बहुत अच्छी है। हाँ, आपने किसी बेकरी का केक खाना है, उसकी निस्बत ये बहुत हेल्दी ड्रिंक है। अगर मुझे मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही हो, मुझे पता हो कि अभी मैंने मोबाइल खोल के एक बटन दबा के तो केक ऑर्डर कर देना, उसकी निस्बत मैं ये बना उसके निस्बत आप ये बना लें, ये आपकी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, मुझे अब आयशा आपसे ये जानना है, आम का इस्तेमाल किन लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात से करना है? डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, हर घर में आपको खुदा न खास्ता दिल के अमराज में मुब्तला भी लोग हैं, तो आम का इस्तेमाल किन लोगों को मुहतात होकर करना है? वैसे तो अना हर बंदे को पोर्शन कंट्रोल के ऊपर चलना ही चलना है। बच्चों को आम इतना नुकसान नहीं देता, लेकिन मुझे अपने बचपन का एक वाकया याद है। जब मैं कोई 6-7 क्लास में थी, हमारे घर में ना, मैं मुल्तान से हूँ, तो आमों की पूरी पेटी आई, मैंने ज़्यादा खा लिया, मेरा मुंह सारा सूज गया था, एलर्जी हो गई थी। बिल्कुल। हर बंदा अगर पोर्शन कंट्रोल में नहीं चलेगा तो ये उसको नुकसान देंगे, लेकिन जो स्पेसिफिकली नुकसान है शुगर के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा, और जो लोग वेट को मॉनिटर कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान है इसके लिए। जिन लोगों को कैंसर है वो ज़रा इसका इस्तेमाल एहतियात से करें, लिमिटेड पोर्शन के अंदर करें, क्योंकि कैंसर जो है वो शुगर पे बढ़ता, जिसे कहते हैं ना कैंसर की ग़ज़ा है शुगर। आम के अंदर इतनी शुगर है, कैंसर उससे तेज़ी से फैलता है। तो जिन लोगों को कैंसर है वो इसका इस्तेमाल बड़ी एहतियात से करें। जो कैंसर से बचना चाहते हैं वो इसका इस्तेमाल जो है वो ज़रा अच्छा कर सकते हैं, लेकिन दिन में 1 से 2 कप, बड़ा अगर आपने इस्तेमाल करना है तो 1 से 2 कप, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं आपने इस्तेमाल करना। अच्छा आयशा, साथ ही साथ मुझे जाते जाते आपसे ये भी पूछना है कि अगर आप आम का इस्तेमाल कर रहे हैं, रूटीन में कर रहे हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी इसका ज़्यादा इस्तेमाल करें तो गर्म होता है आम, आपको एलर्जी हो जाती है, गला अंदर से पक जाता है, वाकई ऐसा है? कुछ चीज़ें जब हज़म होती हैं ना तो वो बॉडी में हीट प्रोड्यूस करती हैं। आम भी ऐसे करता है। जैसे मैंने आपको अपना वाक़या सुनाया कि मैंने ज़्यादा आम खा लिया। अब एक छोटे बच्चे को तो आम कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन मेरा पूरा मुंह जो है वो सूज गया था। वो यही है कि इसने हीट इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस की
कि वो मुंह सारा का सारा सूज गया। इसके साथ कुछ लोग लस्सी का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, ये सोच के कि लस्सी ठंडी है तो ये कच्ची लस्सी पी लो, ये भी बिल्कुल गलत है। मतलब आप कर सकते हो लेकिन ये नहीं होगा कि लस्सी आपको वो गर्मी नहीं होने देगी या कुछ इस तरह से। अगर आप पोर्शन से हट के 8-8 आम एक वक्त में खाएंगे, ऊपर से आप जितनी मर्जी लस्सी पी लें, ये अपना साइड इफेक्ट देगा। ब्लड प्रेशर भी हाई होगा, आपका मुंह भी सूजने का डर है, एलर्जी भी होने का डर है, शुगर भी हाई होने का डर है। लस्सी बिल्कुल हर चीज़ का वो नहीं है कि जी आपने लस्सी पी ली तो सारा काम खत्म। यानी आपने पहले टका के जितना हम खाना था खा लिया, उसके बाद लस्सी पी लेंगे तो आपको लगता है कि ये सब कुछ नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं। थैंक यू सो मच आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचे, अपने इख्तिताम को अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।